अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक महकती और चहकती सुबह के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हन्नान बुखारी। नाज़रीन, दुआ करते हैं कि आज की सुबह आपके लिए ढेरों ढेर खुशियां लेके आपकी चौखट पे आपका इंतज़ार कर रही हो। इसी दुआ के साथ आज के प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। नाज़रीन, आपको पता है कि स्टार्टिंग पे ही हमने आपको वेदर से आगाह करना होता है और इसके साथ साथ कोई ना कोई ऐसी बात करनी होती है जिससे आपका दिन जो है वो अच्छा गुजरे, और इस दिन ही अच्छा ना गुजरे बल्कि उससे कुछ सीख भी जो है वो मिले। तो आज हम स्पेशली मैं जो यहाँ पे सोशल मीडिया के हवाले से पैगाम देना चाह रहा था कि सोशल मीडिया के ऊपर बाज़-औक़ात आप देखते हैं कि किसी शख्स के साथ अगर आपकी किसी किस्म की कोई अनबन चल रही है, कोई सियासी इख्तलाफ है या फिर वैसे भी इख्तलाफ है, तो कोशिश आजकल ये की जाती है कि उसके खिलाफ मटेरियल कोई ना कोई ऐसा ढूंढ के सोशल मीडिया के ऊपर अपलोड किया जाए जिससे उसकी तजलील हो। ना सिर्फ ये बल्कि इसके साथ साथ उसकी तस्वीरों के ऊपर जो है वो कालक लगा दी जाती है या फिर अजीब से कोई इमोजीज लगा दिए जाते हैं जिससे उसकी तज़हीक की जाए। तो हमारी माशरे में ये इखलाकी बदतरीन सूरत हाल जो है वो इख्तियार करती चली जा रही है कि हम सियासी इख्तलाफात को मद्देनज़र रखते हुए और इसके साथ साथ ज़ाती इख्तलाफात को मद्देनज़र रखते हुए किसी की तज़लील करते हैं जो कि इंतहाई गैर मुनासिब है। तो इसलिए कोशिश किया करें कि जब भी कोई काम इस तरह का किया जाए तो उसके खिलाफ आप उठ खड़े हुआ करें, ना कि बल्कि जिस शख्स के खिलाफ किया जा रहा है वो प्रोपेगेंडा उसके खिलाफ, बल्कि आप खुद भी बतौर शहरी भी आप इस चीज़ का हक रखते हैं कि अगर किसी के खिलाफ कोई नाजायज़ बल्कि जायज़ भी हो तो मेरा ख्याल है उसका एक तरीका होता है। उससे बचने के लिए आपको सोशल मीडिया के ऊपर मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स दिए जाते हैं, आप उनके खिलाफ रिपोर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह की जो पॉपुलैरिटी गेन करते हैं ना लोग, वो इसी वजह से करते हैं क्योंकि अगर वो शरारत करते हैं तो बहुत सारे लोग उस शरारत को देखना चाहते हैं। तो आप उन लोगों में से ना बने, उन वीडियोज़ को, उन पिक्चर्स को आप शेयर ना किया करें। इससे तज़हीक होती है उस शख्स की भी, ना सिर्फ उस शख्स की बल्कि उससे ज़्यादा उसके घर वालों की जो है वो इंसल्ट होती है, उसके घर वाले अजियत में होते हैं। आपने देखा होगा अक्सर सियासी इख्तलाफ की वजह से किसी की अगर कोई फ़ोटो ऐसी अपलोड कर दी जाती है जिससे उसकी तज़हीक हो रही हो तो उसका बेटा, उसकी बीवी, उसकी बहन, उसके घर वाले सारे के सारे जो हैं वो उन वीडियोज़ को, उन फ़ोटोज़ को देख रहे होते हैं जिसमें हार पहना दिए जाते हैं मुख्तलिफ किस्म के जूतों के बना के, या एडिटिंग करके कोई इस तरह की चीज़ लगा दी जाती है जो कि बाइस शर्मिंदगी होती है। तो कोशिश किया करें इस तरह की चीज़ों से ना सिर्फ बचें, अगर आपके सामने इस तरह की चीज़ हो भी रही है तो आप उसको पूरा कंडेम करें, क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर यह देखने को मिला कि बहुत सारे लोग अब फेक आईडीज़ बना के भी इस तरह के काम करते हैं। ये तो एक पहलू था। दूसरा पहलू अगर इसका देखा जाए तो नाज़रीन, आपने ये भी देखा होगा कि बहुत सारे लोग लड़के लड़कियों की आईडीज़ बना के और लड़कियां लड़कों की आईडीज़ बना के एक दूसरे को जो है वो तंग करते हैं। शायद उनके पास इतना वक्त होता है कि इस काम के अलावा उनके पास कोई काम ही नहीं होता। तो इस तरह की जो मुसीबतें हैं, इस तरह के जो गैर अखलाकी हरकत हैं, उनसे बचना चाहिए ताकि हमारा मुआशरा जो है वो बेहतरी की तरफ जाए। हमेशा ये सुनने में आता है कि सोशल मीडिया का जो है वो बाइकआउट बहुत सारे लोग कहते हैं करना चाहिए। इसकी वजह यह है कि ये नेगेटिविटी फैलाता है। तो जनाब, नेगेटिविटी जहाँ पे फैलाई जाती है इसका पॉजिटिव यूज़ भी किया जा सकता है। पॉजिटिव यूज़ किस तरह से किया जा सकता है कि अगर कोई अच्छा काम किया जाता है उसको सराहा जाए। जैसे बहुत सारे लोग हमने देखा कि सोशल मीडिया के ऊपर अपने मसाइल को उजागर करते हैं, अपने गली मोहल्ले के मसाइल को, किसी का सीवरेज का इशू है या किसी का कोई चोरी चकारी हुई है या फिर इसके साथ साथ कोई ऐसा मसला है जो कि वो पब्लिक के सामने लाना चाहता है। तो सोशल मीडिया इसके लिए बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया के ऊपर भी मौजूद हैं, जिसके अंदर ट्विटर है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, तो इन टिकटॉक भी आजकल बड़ा पॉपुलर है। तो उसके लिए वो करते क्या, एक छोटी सी वीडियो क्लिप बनाते हैं और बना के उसे फेसबुक पे डाल दिया जाता है या फिर किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे डाल दिया जाता है। तो इसकी पॉजिटिविटी देखने को क्या मिलती है कि बहुत सारे लोग फिर उसको शेयर करते हैं, पब्लिक तक पहुंचती है चीज़। अगर वायरल हो जाती है तो वायरल होने के बाद इंतज़ामिया फिर हरकत में आती है और हरकत में आने के बाद उस मसले का हल किया जाता है। तो ये भी काम करना चाहिए। और दूसरा, यहाँ पे एक और चीज़ जो बड़ी ख़तरनाक है, जो मैंने देखी अक्सर, कि मजहबी हम आंगी ना होने की वजह से भी बहुत सारे लोग जो हैं इस तरह की वीडियोस सोशल मीडिया के ऊपर शेयर करते हैं जिससे एक दूसरे की दिलदारी करें। तो वो भी काम, उससे भी बचना चाहिए। हमें इंतशार में नहीं पड़ना चाहिए। किसी भी किस्म का इंतशार हो ना तो उससे बचना ही ज़रूरी है, क्योंकि आजकल का माशरा ऐसा है कि इंतशार के पीछे वजह कौन है, जड़ कौन है जो कि इंतशार की वजह बना हो,
उस जड़ को तलाशना चाहिए। क्योंकि हम अगर कह लें कि आपस में हम आंगी से रह रहे हैं तो ये भी बहुत सारे लोगों से बर्दाश्त नहीं होता। इसलिए कोशिश किया करें जितना हो सके लड़ाई झगड़े से, गैर अखलाकी हरकतों से बचना चाहिए और किसी की दिल आज़ारी नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब भी हम सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल करते हैं तो कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह जाके उसकी दिल आज़ारी होती है। और स्पेशली बच्चों के हवाले से मैं लाजमी तौर पर यहाँ पे गुफ्तगू करना चाहता हूँ। जैसे कि वालिदैन का मोबाइल में अक्सर देखता हूँ कि बच्चों ने पकड़ा होता है और स्क्रोलिंग जारी होती है, चाहे वो फेसबुक की हो, इंस्टाग्राम की हो। अगर आपने मुख्तलिफ पेजेस ऐसे लाइक किए होते हैं कि वो लड़ाई झगड़े की वीडियोस सामने आ रही होती हैं, वो इश्यूज भी आने हो तो इस तरह की वीडियोस आ रही होती हैं जो कि बच्चों के देखने के लायक नहीं होती। बच्चों को कार्टून्स या कुछ ऐसे सबक आमूज़ वीडियोस दिखानी चाहिए जिससे उनको कुछ ना कुछ सीखने को मिले। तो बहुत सारे बच्चे सोशल मीडिया के इस तरह के इस्तेमाल की वजह से भी पीछे रह जाते हैं। अक्सर आपने देखा होगा घरों के अंदर अब तो बच्चे खाना नहीं तब तक खाते जब तक मोबाइल उनके हाथ में ना दिया जाए। तो जब तक आप मोबाइल उनके हाथ में देते, स्क्रोलिंग वो नहीं करते, नई से नई वीडियोस नहीं देखते, तब तक वो बच्चे जो है वो खाना नहीं खाते। तो ये एक बैड हैबिट है जो कि आप डेवलप कर रहे हैं अपने बच्चों के अंदर। और कल को अगर आप सपोज उनको मोबाइल नहीं देते तो क्या वो खाना नहीं खाएंगे? हाँ, एक दो बार इरिटेट होंगे, आपसे जिद करेंगे, रोएंगे, पीटेंगे, लेकिन बच्चों के साथ जब उनको खाना खिलाया जाए मोबाइल देने के बजाय उनसे गुफ्तगू करें, उनसे पॉइंट्स डिस्कस करें ताकि वो नई से नई चीज़ें जो है वो सीखे। अब बच्चा मोबाइल पे ही लगा रहेगा तो मेरा ख्याल है वो चीज़ें सीखने के बजाय सोशल मीडिया एडिक्ट बन जाएगा। तो जब कोई शख्स सोशल मीडिया एडिक्ट बन जाता है, यकीन जानिए वो तब तक सो नहीं पाता जब तक वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल जो है वो नहीं कर लेता। तो बच्चों को जहाँ पे हमने सोशल मीडिया के ऊपर आदतें डाली हैं वहीं बुक्स के हवाले से भी आदतें डाल सकते हैं। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको मैं जितना भी डिस्कस करूं मेरा ख्याल है उतना ही कम है, क्योंकि आजकल का दौर इतना जदीद होता चला जा रहा है कि इसके अंदर एक आध नहीं बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जो कि हमें देखने होते हैं और उनके ऊपर डिस्कस करना होता है। सोफिया बेदार डायरेक्टर आर्ट काउंसिल होती थी फैसलाबाद के अंदर, वो हमेशा एक बड़ी खूबसूरत बात करते थे और वो आज भी मुझे याद आती है कि उन्होंने अक्सर मुझे कहना होता है, हाँ हम ऐसे दौर में पैदा हुए हैं जो कि चेंज हो रहा है, तब्दील हो रहा है। अब तब्दील किस तरह से हो रहा है? आप में से बहुत सारे लोग जो 90s से वाबस्तगी रखते होंगे, जिनकी तारीख़ पैदाइश 90s में आती होगी, आपने अक्सर देखा होगा कि वो तमाम की तमाम जो बच्चे होते हैं वो इस चीज़ के अंदर जो माशरा तब्दील हो रहा है, टेक्नोलॉजी तब्दील हो रही है, उन्होंने पूरा पूरा वो माशरा तब्दील होते देखा। अब वो तब्दील होते कैसे देखा? मैंने अपनी नज़रों के सामने जो है वो मोबाइल फ़ोन का माशरे में आम होना देखा नज़रों के सामने। फिर वो जो जदीद टेक्नोलॉजी के मोबाइल्स हैं और लैपटॉप्स हैं और बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजी जो कि आज हम यूजुअली इस्तेमाल कर रहे होते हैं और बच्चों की नज़र में होते हैं, बहुत सारी चीज़ें वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो हमने वो देखा है कि हमारे सामने ये सारी के सारा दौर जो है वो तब्दील हुआ है। तो इस तब्दील होने के पीछे, तब्दीली के पीछे जो है वो हमारी पूरी की पूरी ज़िंदगी गुजर जाएगी। दुनिया के अंदर 2030 का नक्शा जो है वो खींचा जा रहा है। दुबई की बात करें, यूरोप कंट्रीज़ की बात करें तो उनका कहना है कि 2030 के अंदर दुनिया मुकम्मल तौर पर तब्दील हो चुकी होगी, टेक्नोलॉजी जदीद आ चुकी होगी। और जैसे आपने देखा कि प्लास्टिक मनी पे आए पहले, फिर अब डिजिटल करेंसी पे लोग जा रहे हैं। बड़ी तेज़ी से ये तब्दीलियाँ जो है वो रूनुमा हमारे माशरे के अंदर हो रही है। गुफ्तगू बहुत ज़्यादा है, लेकिन अब बढ़ते हैं हमारे स्पेशल सेगमेंट टुडेज़ वेदर की तरफ, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो कि आज के आने वाले 24 घंटों के वेदर के हवाले से जानना चाहते हैं। तो चलते हैं टुडेज़ वेदर की तरफ। जनाब मरियम रजा हमारे साथ मौजूद होंगी। मरियम, बताइएगा क्या सूरत हाल है शहर फैसलाबाद के मौसम की? जी बिल्कुल फैसलाबाद के मौसम की अगर बात की जाए तो दिन के आगाज में शहर का मतलब जो है वो जुज़वी तौर पर अबर आलूद है। सूरज और बादलों के दरमियान आंख में चोली का सिलसिला जो है वो जारी है। तो उसके साथ साथ कदरे बेहतर जो है वो महसूस किया जा रहा है, क्योंकि दर्जा हरारत के अंदर कमी जो है वो आई है। गुज़िश्ता रोज़ जो है फैसलाबाद के अंदर बूंदाबांदी का सिलसिला जारी रहा, ठंडी हवाएं जो हैं वो भी चलती रही और रात गए बादल जो हैं वो भी आए, जिसकी वजह से फैसलाबाद के मौसम को जो है वो तब्दील कर दिया। अगर आज मौसम की बात करें दर्जा हरारत की, तो इस वक्त कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 28 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि दोपहर के वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा 35 डिग्री रहने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासुब जो है वो 56% है, जबकि हवाएं 6 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही है। हवाएं चलने की वजह से फैसलाबाद का मौसम जो है वो भी तब्दील हुआ है। तो उसके साथ साथ महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के अंदर बारिश बरसने की जो है वो खुशखबरी सुनाई गई है कि फैसलाबादी इस मौसम को मजीद इंजॉय कर सकेंगे। अब्र रहमत जो है वो दोबारा से बरसेगी और फैसलाबाद के मौसम को जो है वो खुशगवार कर देगी। जी
बहुत शुक्रिया मरियम, आप सूरत हाल से आगाह कर रही थी, शहर फैसलाबाद के मौसम के हवाले से बता रही थी। आगे बढ़ते हैं नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि फर्स्ट हाफ के अंदर हमारी कोशिश होती है कि किसी ना किसी इशू के ऊपर डिस्कस जो है वो किया जाए। तो आज जिस टॉपिक के ऊपर हम गुफ्तगू करना चाह रहे हैं, मैं लाजमी तौर पे अपनी ऑडियंस के साथ भी शेयर करना चाह रहा था कि बच्चों के हवाले से, उसकी कैरियर काउंसलिंग के हवाले से जो है हम गुफ्तगू करना चाह रहे हैं, क्योंकि किसी भी बच्चे का कैरियर उतना ही इम्पॉर्टेंट होता है, उसका मुस्तकबिल उसके घर वालों के लिए, उसके लिए जितना कि उसके मुल्क के लिए होना चाहिए, क्योंकि मुल्क भी उसी मुल्क के अंदर तरक्की होती है जहाँ के बच्चे, जिस कौम के बच्चे जो हैं पढ़ लिख के आगे जाके बड़े इंसान बने, अपने मुल्क को, कौम का नाम जो है वो रोशन करें। तो अगर हम अपने मुआशरे के अंदर अच्छी तरबियत देने के बाद, अच्छी कैरियर काउंसलिंग के बाद, अच्छी फील्ड्स में बच्चों को भेजने के बाद एक भी बच्चा एलॉन मस्क जैसा मेरा ख्याल है पैदा कर लें तो वो पूरे पाकिस्तान को इस बहरान से निकाल सकता है। तो क्या आज हम इखलाकी तौर पर और इखलाकी एतबार के साथ साथ तालीमी एतबार के साथ इस फील्ड में क्या इतने पीछे जा चुके हैं कि हम एक भी जो बच्चा है वो ऐसा नहीं पैदा कर पा रहे जो कि हमारे मुल्क व कौम की तकदीर जो है वो बदल सके, ना सिर्फ तकदीर बल्कि मुल्क व कौम का नाम जो है वो रोशन कर सके? क्या हम एक भी एलॉन मस्क जो है वो पैदा नहीं कर पा रहे हैं? क्या हम एक भी ऐसा बड़ा बिजनेस कम्युनिटी का शख्स नहीं पैदा कर पा रहे जो कि इस मुल्क के एक्सपोर्ट को, इंपोर्ट को जो है कम करने के बाद एक्सपोर्ट को बढ़ा सके, मैशियत को मजबूत कर सके? क्या हम एक भी ऐसा अच्छा डॉक्टर पैदा नहीं कर पा रहे जो कि दुनिया भर के अंदर अपना नाम पैदा करे? क्या एक भी ऐसा बड़ा रिसर्चर पैदा नहीं कर पा रहे जो कि नई तकलीफ के जरिए, नई इनोवेशन के जरिए दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन कर सके? कि आखिरकार इसकी वजह क्या है? तो इन वजूहात के हवाले से आज हम खास तौर पर गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे जो आज के पैनलिस्ट हैं, इब्रार वाहिद साहब जो कि कैरियर काउंसलर भी हैं। आपको वेलकम करते हैं जी शो के अंदर। इब्रार, क्या कहेंगे आप? हमारे मुआशरे की अगर बात की जाए, यहाँ पे सबसे पहले बच्चे के फ्यूचर को सिक्योर करने की बात की जाती है, उसका शौक नहीं देखा जाता, उसकी स्टडीज़, उसका पैशन, इन तमाम चीज़ों को पसे पर्दा रखने के बाद यही देखा जाता है सिर्फ कि इसके अंदर कितना पोटेंशियल है पैसे कमाने का। अब पैसा तो उसी शख्स के पास आएगा जो कि एक्सीलेंसी के पीछे भागेगा, एक्सीलेंट होगा तो पैसा भी पीछे पीछे होगा, लेकिन यहाँ पे वाइस वर्सा है, लोग पैसे के पीछे भागते हैं चाहे काम कुछ भी करना पड़े। क्या कहेंगे? बिल्कुल ऐसे। तो बहुत शुक्रिया। बहुत एक इम्पॉर्टेंट ये हमारे एजुकेशन सिस्टम का एक एस्पेक्ट है करियर काउंसलिंग, और जो कि बहुत ज़्यादा लेख भी करते हैं, जिसमें हम जैसे आपने जो अभी जैसे बात की कि पैसा, एक्चुअली ये सारी प्रॉब्लम की एक बहुत बड़ा जो एस्पेक्ट इसका हुई है कि हमने हमारी सोसाइटी ने कामयाबी की जो डेफिनेशन है पैसा बना लिया। तो जब एक बच्चा मैट्रिक लेवल का, इंटरमीडिएट लेवल का बच्चा जब ये देखता है कि उसके पेरेंट्स, उसके रिश्तेदार, उसके इर्द गिर्द सोसाइटी में सब लोग किस चीज़ के लिए एफर्ट कर रहे हैं, तो उसको भी ये लगता है कि हाँ यार यही शायद वर्थ वाइल है कि मैं इस काम के लिए एफर्ट करूं। और वो क्या है कि हम सब पैसा कमाने में, और हम ये बहुत अजीब और सूरत हाल है कि हमारी सोसाइटी में हम इतने इसमें गिर चुके हैं कि उसमें हम फिर अच्छे और बुरे की तमीज़ भी हमारी सोसाइटी में नहीं रही। तो जब एक बच्चा ये देखता है कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट शायद यही चीज़ है कि जिसके लिए मुझे अपनी सारी ज़िंदगी की जो एफर्ट्स हैं, अपनी सारी एनर्जीज़ को मैंने यूटिलाइज़ करना है, तो फिर उसके पीछे भागता है। तो इस सारे में होता है क्या है कि वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना या उस तरफ जा ही नहीं पाता कि मैं अपने आप को पहचान सकूँ और मैं ये अपने आप को समझ सकूँ कि मेरे अंदर क्या ऐसा अल्लाह ताला ने रखा है कि जिसको मैं अगर समझूं और उसको लेकर आगे चलूं, उसको पॉलिश करूं, उससे रिलेटेड नॉलेज, उससे रिलेटेड स्किल्स हासिल करूं, तो मैं किसी वो कोई भी शोबा है, किसी भी डोमेन में है, तो मैं उसके एक हाईएस्ट लेवल पे जा सकता हूं। और हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें जो एक माइंडसेट है स्टूडेंट्स का हमारा जो बन जाता है कि हमने जॉब लेना है। मैं BS डिग्री कर रहा हूँ, मैं MPhil कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ कि मैंने फलां जॉब को टारगेट किया हुआ है या उसमें मैंने वो हासिल करनी है। हमारे एजुकेशन सिस्टम में हमारे स्टूडेंट्स का ये माइंडसेट डेवलप ही नहीं हो पाता कि मैंने ये पढ़कर या ये सीख कर मैंने ये काम करना है और मैंने खुद का भी रोज़गार बनाना है और अपने साथ और बहुत से लोगों को जो शायद इतनी तालीम हासिल नहीं कर सके। मैं तो किसी तरीके से यहाँ तक पहुँचा। हमारे पाकिस्तान का हम देखें तो कितने परसेंटेज है जो हायर एजुकेशन तक पहुँचती है। तो अगर वो सारे भी जॉब के पीछे भागेंगे तो ये कैसे होगा कि हमारे जो यूथ बल्ज पाकिस्तान में क्रिएट हो रहा है, जिसको अभी तो जिसको लेकर यही बात की जाती है कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा यूथ, हमारा यूथ पोटेंशियल है, लेकिन अगर यही यूथ पोटेंशियल को प्रॉपर्ली चैनलाइज और यूटिलाइज नहीं किया गया तो क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेस से भी हम आ गए हैं। शायद ये बहुत
बड़ा एक लम्हा फिक्रिया है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में बच्चों को इस चीज़ के ऊपर सोचने पे मजबूर किया जाए, उनको फैसिलिटेट किया जाए, उसको ऐसा इन्वायरमेंट, ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड की जाएँ कि जिसमें वो डिग्री या एजुकेशन हासिल करने के साथ साथ इन चीज़ों पे भी सोचें और समझने की कोशिश करें कि एक्चुअल में कामयाबी है क्या। कुछ लोगों के लिए वाकई में हो सकता है, लाइक अब जैसे हम करियर काउंसलिंग करते हैं तो स्टूडेंट्स के लिए वन ऑफ द डिफरेंट एस्पेक्ट्स जो हम जिसको मेजर करते हैं, जिसको वैल्यूएट करते हैं, जिसकी बेस पे उसकी आगे डायरेक्शन सेट होती है, उनमें से एक वैल्यू है। तो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हो सकते हैं कि जिनके लिए वाकई में उनके बैकग्राउंड शायद कुछ ऐसा रहा कि बहुत गुर्बत देखी या कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस जिनकी वजह से ही और शी थिंक्स के पैसा कमाना इज माई फर्स्ट प्रायोरिटी, बट दिस इज नॉट द केस फॉर एवरीवन। सब स्टूडेंट जब अगर स्टूडेंट को ऐसे इन्वायरमेंट, ऐसा सर्विसेज, ऐसे माहौल प्रोवाइड किया जाए जिसमें वो ये चीज़ों को भी देख सकें कि मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, मुझे अपनी एनर्जीज को चैनलाइज किस डायरेक्शन में करना है, क्योंकि इन द लाइफ वी हैव अ फिनिट अमाउंट ऑफ एनर्जी, उसी में हमने अपना करियर सेट करना है, उसमें अपनी मैरिटल लाइफ है, उसमें जिंदगी के सारे एस्पेक्ट को हमने कवर करना है। अच्छा, आपने देखा होगा कि करियर काउंसलिंग में भी मैट्रिक की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है, इसके बाद ही मेन फील्ड जो है वो बच्चे ने चूज़ करनी होती है। 31 जुलाई को मैट्रिक का रिजल्ट भी आ रहा है, तो आप क्या समझते हैं ये कितना इंपॉर्टेंट है कि बच्चों की डायरेक्शन को सेट करने के लिए? हाँ, मैट्रिक के बाद चूँकि हमें मेजर स्ट्रीम्स आ गए, FSC, मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग या आर्ट्स या कॉमर्स की तरफ चूँकि मेजर स्ट्रीम्स आगे से डिफरेंट हो जाती हैं, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। लेकिन मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस हमारी सोसाइटी में हमारे स्टूडेंट के साथ काम करने के बाद ये मेरा एक्सपीरियंस है कि इस अनफॉर्चुनेटली जो मैट्रिक लेवल का जो स्टूडेंट्स है हमारे यहाँ, वो बहुत कम अवेयर है ऑफ डिफरेंट करियर ऑप्शंस। अभी मैंने एक रिसर्च कराची में कंडक्ट की गई जिसमें ऑलमोस्ट 33% डिफरेंट स्टूडेंट्स उन्होंने उनके मैट्रिक लेवल के स्टूडेंट्स उनके बारे में जानना चाहा कि आप आगे किस फील्ड में जाना चाहेंगे, क्या प्रोफेशन अडॉप्ट करना चाहेंगे। तो ऑलमोस्ट 33% स्टूडेंट्स ने कहा कि वो इंजीनियरिंग में जाना चाहेंगे और 30% स्टूडेंट्स ने ये कहा कि वो मेडिकल साइंसेज में जाना चाहेंगे, और बाकी जो थे उसके अलावा उसके मेजर परसेंटेज थी वो आर्मी। तो वो यार हम अपनी आर्मी से बहुत प्यार करते हैं, हमें उससे बिल्कुल है, लेकिन ये 2-3 ऑप्शंस के अलावा स्टूडेंट्स को पता भी नहीं होता। तो मैट्रिक लेवल पे ऑल्दो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इस स्टेज के ऊपर बच्चे को अगर उसको ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाए, वो उसके पेरेंट्स की तरफ से हो सकता है, टीचर्स की तरफ से हो सकता है, प्रोफेशनल करियर काउंसलर्स की तरफ से हो सकता है, जिसमें वो जिसमें उसको फैसिलिटेट किया जाए कि वो अपने आप को असेस कर सके कि उसकी पर्सनैलिटी क्या है, उसकी एबिलिटीज़ क्या हैं, उसके इंटरेस्ट क्या हैं, उसकी वैल्यूज़ क्या हैं, और उसका सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड और डिफरेंट पैरामीटर्स जो आगे जाके कंट्रीब्यूट करते हैं टुवर्ड्स कि आपका जो भी प्रोफेशन आप चूज़ करेंगे उसमें आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस कितने हैं। तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये भी होता है कि पहला तो ये कि स्टूडेंट्स इस स्टेज पे इतने मैच्योर नहीं होते कि वो इन सारे एस्पेक्ट को, इन चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकें, और दूसरा हमारे जो एजुकेशन सिस्टम में टीचर्स हैं स्कूल लेवल के, तो वो अपने सब्जेक्ट की हद तक अगर एक सब्जेक्ट एक टीचर लेट्स सपोज ही इज टीचिंग केमिस्ट्री, तो ही कैन बी वेरी गुड टीचर ऑफ केमिस्ट्री, बट अदर फील्ड्स के बारे में केमिस्ट्री से हटकर जितने प्रोफेशन दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं इंटरनेशनली, इस वक्त दुनिया में क्या हो रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस तरह से जॉब मार्केट को, लेबर मार्केट को अफेक्ट करने जा रही है, तो ये सारे एस्पेक्ट हैं वो शायद एक टीचर्स को भी उस तरह से आइडिया ना हो। पेरेंट्स का तो बहुत कम चांसेस हैं कि चूँकि पेरेंट्स हैं तो वो जो फादर हैं तो जिस प्रोफेशन में उनको मैक्सिमम उसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी। तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फिर ये ज़रूरी हो जाता है कि कोई किसी ऐसे पर्सन से, किसी ऐसे इदारे से, किसी भी लेवल पे जो इन चीज़ों की एक्सपर्टीज़ जिनके पास हों उनसे उनको एक्सेस किया जाए, उनसे डिस्कस किया जाए और वहाँ से इसके बारे में अपनी डायरेक्शन जो सेट करने में उनसे हेल्प ली जाए। बिल्कुल ठीक कहा आपने, और जब तक डायरेक्शन सेट नहीं की जाती तब तक आप अपने गोल्स को अचीव नहीं कर सकते। तो यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। ब्रेक के बाद हमारे बहुत ही सीनियर रिपोर्टर हमें जहांगीर अशरफ उन्होंने ज्वाइन किया। जहांगीर साहब आपको वेलकम करते हैं शो के अंदर। करियर काउंसलिंग के हवाले से गुफ्तगू हो रही थी और 31 तारीख को जो स्टूडेंट्स का रिजल्ट मैट्रिक का आ रहा है उसके हवाले से भी मैं आपसे लाजमी तौर पर डिस्कस करना चाह रहा था। क्या एक्सपेक्टेड रेशियो है जो कि इस दफ़ा आएगी और कितने % चांसेस हैं कि कितने बच्चे हैं जो कि, क्योंकि कोविड में तो आपने देखा कि एक लाइन थी जो कि 1000 से ऊपर नंबरों वाली थी। कोविड में तो हमने हनान ये किया ना कि सब बच्चों को पास कर दिया और हमारा 2 साल रिजल्ट 100% तक ले गए हम लोग।
और बड़ी खुशफहमी थी बच्चों को भी, और कि शायद अब आगे रिजल्ट जो हैं वो इसी तरह से हमें मिलते रहेंगे, बच्चे पास होते रहेंगे और उनको ज़्यादा पढ़ना नहीं पड़ेगा। लेकिन क्या हुआ कि वो 2 सालों में जो रिलैक्सेशन दी गई थी उसका खमियाजा अब भुगतना पड़ रहा है। पिछले साल जो इस वक्त बच्चे 10th का रिजल्ट वेट कर रहे हैं, उनका पिछले साल रिजल्ट था 43%, यानी कि उनमें सप्लियाँ बहुत ज़्यादा थी, उनमें बच्चे फेल बहुत ज़्यादा थे, जो कि 50% से भी अबव है। अब चूंकि सेकंड पार्ट में बच्चे कुछ ना कुछ बेहतरी की तरफ जाते हैं, तो अब मेरा ख्याल है कि 65 से 70% रिजल्ट रहेगा, क्योंकि 43 से अगर 65-70 भी चला जाए ना तो ये ठीक है, क्योंकि इन बच्चों को 2 साल पिछले कोविड में इन्होंने पढ़ा नहीं है, इन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिए, और फर्स्ट एग्ज़ाम था इनका कोविड के बाद 9th का, जो पिछले साल बहुत पुअर रिजल्ट रहा। उसमें ये भी फ़र्क आया कि पहले इनको जो स्मार्ट सिलेबस दिया गया, कम पेपर लिए गए और इस तरह से बहुत ज़्यादा रिलैक्स कर दिया गया, और एकदम से इनको 100% पर लाकर सारे पेपर लिए गए। अब उसका कंटिन्यू है, और सेशन में इनको पिछले साल पढ़ने का टाइम ज़्यादा नहीं मिला, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली जो हमारा मार्च अप्रैल में सेशन स्टार्ट होना था वो अगस्त में हुआ था, और अगस्त से लेकर मार्च तक इनको फ्री कर दिया गया, क्योंकि गवर्नमेंट कह रही थी कि मार्च में हमने सेशन एंड कर देना है। उसके बाद इस दौरान इनके एग्ज़ाम हुए, और आखिरी 2 माह बल्कि इन बच्चों को पढ़ने का भी मौका नहीं मिला था, क्योंकि मरदमशुमारी भी ड्यूटियाँ शुरू हो गई, और इनके काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ रहे थे मैट्रिक के हवाले से बिलखुसूस। अब ये बच्चे रिज़ल्ट जब आएगा, अब रिज़ल्ट में अब पेरेंट के पास भी जवाब होगा कि हमारे बच्चे के नंबर क्यों कम आए, 100 जवाब पेश कर देने हैं पेरेंट्स ने भी, क्योंकि हमारे यहाँ कभी भी बच्चे को देखकर आगे एडमिशन नहीं दिलवाया जाता। अब बच्चे के नंबर कम होंगे तो जवाब जो मैंने गिनवा दिए पेरेंट्स भी यही गिनवाएंगे, और बज़िद होंगे कि उनको फ़लाँ सब्जेक्ट में आगे लेकर जाया जाए जिनकी परफॉर्मेंस उनकी मैट्रिक में अच्छी नहीं होगी। अच्छा, इसका असर क्या होगा कि मैट्रिक उसकी सारी उम्र साथ चलना है, अगर उसमें उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, आगे FSC, मेडिकल, इंजीनियरिंग, ICS किसी भी फील्ड में चला जाए, ये मद्देनज़र रखना बहुत ज़रूरी है कि मैट्रिक में उसने क्या परफॉर्म किया है। अब ये जवाज़ बना लें, बहाने बना लें कि इस वजह से हमारे मैट्रिक में नंबर कम आए थे, ये CV में कहीं मेंशन नहीं होना। ये जितने भी बहाने, जितने भी जवाज़ है ना, ये CV में सिर्फ होना है कि आप में मैट्रिक में क्या पोजीशन है, किस जगह पे आप खड़े हैं, और मेरिट जब काउंट होगा तो उसमें आपकी परसेंटेज को वेटेज दिया जाएगा कि आप कितने % हैं। अच्छा, इससे इख्तलाफ हो सकता है कि हम सिर्फ नंबर को ही देखते हैं, बच्चे की बाकी एक्टिविटीज़, बाकी की बच्ची परफॉर्मेंस वो नहीं हम देखते हैं, हम सिर्फ उसकी एक मार्कशीट को, एक पेपर के टुकड़े को, उस पर बच्चे को जज कर लेते हैं कि ये है क्या। हमारे कभी भी कोई ऐसी कोशिश नहीं की गई कि हम बच्चे को जांचने के लिए सिर्फ एक पैरामीटर ना रखें, सिर्फ कागज़ का टुकड़ा ना रखें, बल्कि बच्चे की दीगर सलाहियतों को देखें कि उसमें बाकी क्या क्या टैलेंट मौजूद है। एक बच्चा एक मिक्सचर है, वो सिर्फ एक रिज़ल्ट का नाम नहीं है कि ये रिज़ल्ट आ गया अच्छा और फलां में अच्छे नंबर आ गए डिग्री में तो ये बच्चा बहुत ही कॉम्पिटेंट है। कॉम्पिटेंसी कभी भी रिज़ल्ट से आपकी रेलेवेंट नहीं है, इसमें बाकी भी आपकी ओवरऑल चीज़ें, इवन जो रिसर्च कहती है कि 20% आपकी ये नॉलेज है और बाकी 80% आपका अपना करैक्टर है, उसमें आपका बिहेवियर है, उसमें आपकी बाकी सलाहियतें सारी मौजूद हैं। लेकिन हमारा सिस्टम जो है वो इस 20% को फोकस किए हुए है, जिस वजह से हम सोसाइटी में मार खा रहे हैं, हमारा बच्चा मार खा रहा है कि वो सारी उम्र इससे खुशफहमी में रहता है कि मैं इस 20% पे अपने आप को कॉम्पिटेंट जाहिर करूं, मैं अच्छे नंबर ले लूं और मैं कुछ अचीव कर लूं। एट द एंड आपको मार्केट में वो बच्चे नज़र आते हैं जो 20% अच्छे होते हैं लेकिन 80% पे उन्होंने फोकस किया ही नहीं। तो फिर हम सोसाइटी में देख रहे हैं कि पढ़े लिखे बेरोज़गार भी हैं और जैसे कहा जाता है कि हमारी यूनिवर्सिटियाँ पढ़े लिखों बेरोज़गारों की फैक्ट्री हैं। तो क्योंकि हमने सारी उम्र थ्रू आउट एजुकेशनल कैरियर हमने 20% पे फोकस किया जो एकेडमिक्स था, जो उसके नंबर थे, बाकी 80% उस पर हमने फोकस नहीं किया, उसको हमने कहीं वेटेज ही नहीं दी। अलमिया यह है कि जिस चीज़ को वेटेज नहीं दी जाएगी, ना वालिदैन उस पर तवज्जो देंगे, ना पेरेंट उस पर तवज्जो, ना उस पर टीचर हमारा तवज्जो देगा और ना इंस्टीट्यूट कहेगा कि इन पे फोकस करो। उसने कहना है कि दुनिया मुझे जज कर रही है इस 20% से, मैं सारा इसी पे खेलूँ, इसी पे फोकस करूँ, और वो इसी चक्कर में 80% को इग्नोर कर देता है, जिसकी वजह से बच्चे की ओवरऑल पर्सनैलिटी जो है वो बहुत डाउन चली जाती है और वो सिर्फ 20% में ही अपने आप को काफ़ी समझता है। बिल्कुल ठीक कहा। आप एग्री करते हैं जनाब इस बात से?
अच्छा, जैसे नंबर्स की अभी हम बात की ना कि स्टूडेंट का भी रिजल्ट्स आने वाले हैं, तो नंबर्स मैं इस हवाले से एक ऐड इसमें करना चाहूँगा। बात जो बात करें बिल्कुल उनकी बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और उसमें मैं फर्दर ऐड करना चाहूँगा कि पाकिस्तान बनने से लेकर आज तक 70+ ईयर्स हो चुके हैं, और पिछले 15-20 साल की जो एजुकेशन सेक्टर के अंदर जो नंबर्स की जो दौड़ है, ये सारी भी हमारे सामने है। तो इस सारे 47 से लेकर आज तक हमारे एजुकेशन सिस्टम से हम क्यों आज तक कोई ऐसा स्टूडेंट प्रोड्यूस नहीं कर सके जिसने कोई इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जिसकी अचीवमेंट हो। हम डॉक्टर अब्दुल सलाम की बात करते हैं, ही गॉट नोबेल प्राइज़, लेकिन वो पाकिस्तान बनने से पहले पंजाब यूनिवर्सिटी से पढ़े थे। तो पिछले 15-20 साल की हम बात करें तो हम कॉन्सेक्टिव देख रहे हैं कि 99% मार्क्स, 98% मार्क्स, 97% मार्क्स, इवन 100% मार्क्स। तो क्या हमारे पास ऐसे वो स्टूडेंट्स की कुछ सक्सेस स्टोरीज भी हमारे सामने आती हैं कि आफ्टर द मैट्रिक और आफ्टर द इंटरमीडिएट उन परसेंटेज, उस हाई परसेंटेज के साथ उन्होंने लाइफ में अचीव क्या किया। तो दिस इज़ अ साइलेंट मैसेज फॉर ऑल ऑफ अस कि हमारे एजुकेशन सेक्टर के लिए भी, एकेडमिया के लिए, कि नंबर्स सारा कुछ नहीं है। अनफॉर्चुनेटली हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर मैट्रिक और इंटरमीडिएट लेवल के, चूँकि इसके मैट्रिक के नंबर्स और आपके इंटरमीडिएट के नंबर्स आपके बेस बनते हैं आगे यूनिवर्सिटी के एडमिशन के लिए, तो इस लेवल के ऊपर स्टूडेंट के ऊपर नंबर्स हासिल करने के लिए इतना ज़्यादा प्रेशर होता है कि हमने नंबर्स अच्छे हासिल करने हैं कि वो बाकी जो होलिस्टिक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जो होनी चाहिए, उसकी पर्सनैलिटी के वो बहुत से एस्पेक्ट्स जो कि शायद इस एक चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस ना करने की वजह से फ्लरिश कर सकते थे, वो शायद उसने मिस कर दी हैं। और क्योंकि वो उसने मिस कर दी हैं तो उसकी पर्सनैलिटी के वो बहुत से पॉजिटिव चीज़ें जो उसको लाइफ के डिफरेंट फेजेस के ऊपर काम आ सकती थी, वो लर्निंग्स जो वो कर सकता था, अगर वो जस्ट एक ही डायरेक्शन में के नंबर्स पे फोकस करने के अलावा बाकी चीज़ें भी लाइफ में साथ देकर चलता, तो वो बहुत और कुछ भी एक वर्सटाइल इंसान बन सकता था। लेकिन इससे हो क्या रहा है कि स्टूडेंट्स नंबर हासिल कर रहे हैं, वो नंबर्स का आगे जाके इंडस्ट्री, अब मैं एकेडमिया के साथ, मैं इंडस्ट्री के साथ भी एसोसिएट हूँ, तो इंडस्ट्री के जो प्रॉब्लम्स हैं, इंडस्ट्री उन स्टूडेंट्स को लेकर वो क्या कहती है, आप हैरान होंगे कि ये जानकर के अभी बल्कि एक पार्ड ने, इस्लामाबाद में रिसर्च इंस्टीट्यूट है पार्ड ने एक रिसर्च कंडक्ट की कि जिसमें हमारे उन्होंने 2-3 चीज़ें चेक की, जिसमें से एक मेजर ये थी कि हमारे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स, यूनिवर्सिटी पास आउट्स ओवरऑल, क्या वो जॉब दिए जाने के काबिल भी हैं, क्या उनके अंदर इतनी स्किल्स हैं कि उनको जिस भी डोमेन में उन्होंने डिग्रीज हासिल की उनको उस डोमेन में जॉब मिलें। तो अनफॉर्चुनेटली उनके पास ऐसी स्किल्स भी में भी वो ले करते थे, और एक हाई परसेंटेज थी कि जिसको जॉब मिल ही नहीं रही थी। ऑलमोस्ट 33% के करीब लोग थे जो ग्रेजुएट्स हैं लेकिन उनको जॉब नहीं मिल रही, और जिनको जॉब मिल रही है उनमें से भी एक मेजर परसेंटेज है जिनकी जॉब जो रेलेवेंट नहीं है। लाइक एक स्टूडेंट ही वो है लेट्स सपोज BS ज़ूलॉजी, तो ही इज़ डूइंग सम जॉब बट नॉट इन द फील्ड ऑफ ज़ूलॉजी, इस तरह। और फिर तीसरे लेवल पे कि वो BS ज़ूलॉजी वाला स्टूडेंट या BS किसी भी डोमेन का स्टूडेंट किसी और डोमेन में जॉब कर रहा है, और उससे भी जो उसको सैलरी वो ले रहा है वो उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। लाइक पाकिस्तान में अभी 32,000 ऑलमोस्ट जो है वो मिनिमम सैलरी है, लेकिन ये बहुत एक अफसोस की बात है कि BS लेवल के पास आउट स्टूडेंट्स को, ग्रेजुएट्स को 32,000 इंडस्ट्री नहीं दे पा रही। और जब इंडस्ट्री का पॉइंट ऑफ व्यू हम देखते हैं तो वो भी काफ़ी हद तक ठीक नजर आते हैं कि हमारे पास ये स्टूडेंट जो पास आउट होकर आ रहे हैं, ठीक है, उनके अच्छे CGPAs हैं, उनके मैट्रिक के, उनके इंटरमीडिएट के बहुत अच्छे मार्क्स होंगे, लेकिन जिस काम के लिए हमने हायर उनको करना है वो काम तो उनको नहीं आता। लाइक हमने उनको जीरो से तैयार करना है अपने काम के लिए। तो ये एक सारे हमारे एजुकेशन सिस्टम, यूनिवर्सिटी, इंटरमीडिएट लेवल, स्कूल्स, सारों के ऊपर ये क्वेश्चन मार्क है कि क्या प्रोड्यूस हम कर रहे हैं। और इस सारे में आई थिंक ये डिबेट या ये बहस के इसमें कौन कसूरवार है, किसका कितना कसूर है, इसमें जितना हम जाते जाएंगे, और ये कोई इतनी जल्दी हल होने वाला इशू नहीं है। तो इस सारे में जो सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी मैं जो स्टूडेंट को सजेस्ट भी करता हूँ कि दे हैव टू टेक देयर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी लाइफ की जिम्मेदारी उनको खुद देनी होगी। अगर एक मैट्रिक लेवल का या इंटरमीडिएट लेवल का स्टूडेंट है, उसको खुद ये सोचना होगा अगर उसने लाइफ में कुछ अचीव करना है, एक नॉर्मल रूटीन लाइफ 9 to 5 वाली जॉब से हटकर कुछ भी थोड़ा सा भी अगर लाइफ में अचीव करना है तो उसको ये अपनी लाइफ की जिम्मेदारी खुद देनी होगी। उसको डिपेंडेंट स्टूडेंट्स के, मतलब एजुकेशन टीचर्स के ऊपर, अपने पेरेंट्स के ऊपर, इवन करियर काउंसलर्स के ऊपर भी नहीं।
उसको अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी होगी, क्योंकि हमारे टोटल ओवरऑल सिस्टम के अंदर हर जगह के ऊपर इतने फ्लॉज हैं कि उनको अगर हम आज भी ठीक करना शुरू करें, अव्वल तो ठीक करना तब स्टार्ट होंगे जब एक कंसेंसस डेवलप होगा कि ओके दीज आर द गैप्स, और हम सबको इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है, जो कि जिसकी कोई जल्दी में उम्मीद नज़र नहीं आती कि हम इसको जल्दी आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो ये एक लंबी बहस है अभी स्टूडेंट्स के लिए कि वो खुद अपने आप की लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लें और खुद अपने आप को अंडरस्टैंड करें, अपने आप को समझने की कोशिश करें, अपना रास्ता तलाश करें। उसके लिए हेल्प ले सकते हैं, अपने पेरेंट्स की हेल्प लें, उनसे बात करें, अपने बड़े जो रिलेटिव्स हैं, दोस्त हैं, जो भी आपको लगता है जो आपको गाइड कर सकता है, करियर काउंसलर से हेल्प लें, जिससे भी हेल्प लें वो हेल्प लें, लेकिन खुद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो खुद लें। बिल्कुल ठीक कहा। तो जहांगीर साहब, ये अलमिया आ चुका है कि यहाँ पे अगर सर्वेज हो रहे हैं तो सिर्फ इस चीज़ के लिए कि क्या जॉब मिलेगी कि नहीं, क्या ये स्टेटस रह गया हमारे पाकिस्तान का कि एक जॉब के लिए बच्चा 22-22 साल तालीम हासिल करता है? हनान, एक तो ये हमारे एजुकेशन सिस्टम में कि बच्चा पढ़ लिख कर जॉब लेगा, ये भी ख़त्म करना होगा इस माइंडसेट को कि पढ़ाई ना तो पैसे कमाने का नाम है, ना ही जॉब अचीव करने का नाम है। हमारे यहाँ स्किल जो है वो पढ़ाई से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पढ़ाई के साथ स्किल होगी तो ये कहते हैं ना, सोने पे सुहागा। जहांगीर साहब, मैं चाहता हूं आप इस पे डिटेल में ज़रा डिस्कस करें। एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं, तो छोटी सी ब्रेक नाज़रीन, इसके बाद दोबारा हाजिर होते हैं। आपने कहीं जाना, हमारे साथ है ना। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद खुशामदीद। हमारे साथ जहांगीर अशरफ मौजूद है, मज़ीद गुफ्तगू उनके साथ करते हैं। जहांगीर साहब, ब्रेक से पहले आप जो बात जहाँ पे छोड़ी थी मैं चाहता हूँ वहीं से पहुँच। अच्छा ना, बात हो रही थी कि स्किल और एजुकेशन है तो जॉब क्यों नहीं है, पैसा क्यों नहीं है। तो मेरे ख्याल में हमें ये सोचकर नहीं पढ़ना चाहिए कि जनाब ये पढ़ के मुझे ये जॉब मिल जाएगी। ये आप अपना एक वैसे टारगेट सेट करें कि मैं ये करना चाहता हूँ, और उसके लिए आप स्टडी भी करें और उसकी स्किल्स भी लें। हमारे यहाँ जब स्टडी की बात की जाती है तो स्किल को इग्नोर कर दिया जाता है और सिर्फ स्टडी पे फोकस करके, जो पहले बात मैंने की कि हम सिर्फ नंबर गेम में पीछे पड़ जाते हैं, और रट्टा सिस्टम जो है ना वो सिर्फ एग्ज़ाम तक होता है। जब तक आप एग्ज़ाम दे देते हैं उसके बाद, जैसे मतलब आप किसी भी 4th सेमेस्टर के बच्चे से पूछें कि आपने फर्स्ट सेमेस्टर में कौन से 6 सब्जेक्ट पढ़े थे, तो उसे वो 6 सब्जेक्ट के नाम याद नहीं होंगे। बाकी बातें तो बात की बात है ना, सिर्फ सब्जेक्ट का नेम भी भूल जाता है कि फर्स्ट सेमेस्टर में मैंने कौन से 6 सब्जेक्ट पढ़े थे। तो ये क्योंकि हम पढ़ते हैं वक्ती तौर पर सिर्फ एग्ज़ाम के लिए। हर सेमेस्टर में नए 6 कोर्सेज और मुख्तलिफ रिक्वायरमेंट के मुताबिक मुख्तलिफ कोर्सेज, तो उसमें क्या होता है कि हम उनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं करते, उनके रिलेटेड स्किल्स नहीं सीखते। हमारे पास जब सिर्फ नंबर गेम होगी CV में और हमारे पास कोई स्किल नहीं होगी, हमारे पास उतना नॉलेज के बाद हम उसको डिस्क्राइब करने की पावर नहीं होगी, उसको एक्सप्रेस करने की पावर नहीं होगी, और हम अपने आप को कन्विंस नहीं कर पाएंगे, डिफेंड नहीं कर पाएंगे किसी भी प्लेटफॉर्म पे कि मैं ये डिग्री रखता हूँ और इसका ये नॉलेज है मेरे पास और मैं इसमें ये स्किल्स रखता हूँ। हमारे यहाँ जैसे सर्वे की बात हुई कि हमारे यहाँ आप लास्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स का सर्वे आज भी करवा लें किसी भी यूनिवर्सिटी में और उससे पूछें कि आपकी डिग्री के रेलेवेंट आपके पास कितने स्किल्स हैं, कौन कौन सी स्किल्स हैं। मेरा ख्याल है कि अक्सर उसको खाली छोड़ देंगे, कोई स्किल नहीं सीखी, हम तो सिर्फ सेमेस्टर में नंबर लेने के चक्कर में 4/4 CGPA के चक्कर में रहे हैं। तो अब एक HEC ने रिसेंटली इसी मंथ एक पॉलिसी लॉन्च की है जिसमें कहा गया है कि हर PS प्रोग्राम चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट में हो, सिर्फ साइंसेस की बात नहीं है, उसमें तमाम ही जो BS है उसमें ये शर्त रखती गई है कि एक प्रोजेक्ट 3 क्रेडिट और का लाजिम करना होगा उसी सब्जेक्ट से रेलेवेंट और उसी सब्जेक्ट की इंटर्नशिप करना होगी 3 क्रेडिट और की, ये मस्ट कर दिया गया है। और उसके अलावा इंटरडिसिप्लिनरी कोर्स 12 क्रेडिट और के पढ़ने होंगे। जैसे बात हो रही थी कि केमिस्ट्री का टीचर है तो उसको बाकी चीज़ें भी पता होनी चाहिए, तो 12 क्रेडिट और जब वो इंटरडिसिप्लिनरी कोर्सेज पढ़ेगा तो उसको पता चल जाएगा कि बाकी इससे लिंक कौन कौन से डिपार्टमेंट्स या कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं। इसी तरह से इनिशियल जो पहला सेमेस्टर होगा उसमें उसको जनरल एजुकेशन पढ़नी होगी। जनरल एजुकेशन में उसके पास सारे वो सब्जेक्ट आ जाएंगे जो हमारे जिस तरह मैट्रिक FA में होता है, जो लाजमी मज़ामीन जिनको कहा जाता है, तो अब वो भी कम से कम उसको 20 क्रेडिट और के वो पढ़ना होंगे पहले सेमेस्टर में। और उसके अलावा जो 72 क्रेडिट और हैं वो स्पेसिफिक उसकी स्पेशलाइजेशन होगी कि वो किस सब्जेक्ट में BS करना चाह रहा है, उसके सबसे हाई वेटेज है। तो इस तरह जब कम्बिनेशन को इम्प्लीमेंट किया जाएगा हकीकी मानों में और किसी भी बच्चे को बगैर इंटर्नशिप, बगैर
प्रोजेक्ट की डिग्री नहीं मिलेगी तो मैं समझता हूँ चेंज आपको आहिस्ता आहिस्ता फिर नजर आना शुरू हो जाएगा। तो बच्चों को चाहिए कि इंटर्नशिप जो है उसको बराए नाम ना करें, सिर्फ एक सर्टिफिकेट और हाजिरियां बोगस लगा के ना करें, जेन्युइनली उस 3 क्रेडिट और को सीखने का अमल बनाएं, क्योंकि वो 6 से 8 हफ्तों पर मुश्तमिल मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि आपकी इंटर्नशिप इतनी होनी चाहिए। अगर आप 6 से 8 हफ्ते किसी भी इंटर्नशिप पे जाते हैं, वहाँ आप लर्न नहीं करते, सिर्फ सर्टिफिकेट लेके आ जाते हैं हाजिरियां लगवा के, तो वो भी आप अपने आप के साथ ज्यादती कर रहे हैं, किसी के साथ ज्यादती नहीं है। हमारे यहाँ जैसे बच्चे अगर सिटी 41 में इंटर्नशिप के लिए आते हैं, वो यहाँ से कुछ सीखें ना, उनको पता ना चले कि आप कैमरे में और टीवी स्क्रीन तक आने में क्या क्या प्रोसेस है, अगर उसको यही सारा पता ना चले तो मैं समझता हूँ उसकी इंटर्नशिप का फ़ायदा कोई नहीं है। बच्चा अपने ऊपर जुल्म तब करता है जब वो इंटर्नशिप लेटर ले लेता है, लेकिन वो इस 2 माह में 3 माह में सीखता कुछ नहीं है। तो इसमें बच्चे की अपनी, अब उस पर एंड पे आ गया कि गवर्नमेंट ने उस पर कंपल्शन लगा दी कि आपने एक प्रोजेक्ट भी करना है और आपने एक इंटर्नशिप भी करनी है। तो अब बच्चे इनसे मैं समझता हूँ कि फ़ायदा उठाएं, और इसका फ़ायदा ये होगा कि जब तक वो डिग्री लेंगे उनके पास एटलीस्ट कोई 2 स्किल्स तो होंगी ना इंटर्नशिप और प्रोजेक्ट के हवाले से, कि अमली तौर पर उन्होंने कोई प्रोजेक्ट भी किया होगा और फिजिकली कहीं उन्होंने इंटर्न के तौर पर सारे इन्वायरमेंट को देखा होगा। तो ये सारी चीज़ें उसको आगे फर्दर इंटरव्यू में बहुत बेनिफिशियरी होंगी। बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो इब्रार, आप क्या समझते हैं कि ये जहांगीर साहब जो बात कर रहे हैं ये करेक्ट है? ये बिल्कुल ऐसी, ये बिल्कुल हमारे पास भी जो स्टूडेंट्स आते हैं कि ये वो ऐसे इश्यूज़ के साथ आते हैं, और जो यूनिवर्सिटी की डिग्री लेने के बाद भी जिनके पास अपनी डिग्री का ही जो प्रॉपर नॉलेज जितना एटलीस्ट होना चाहिए वो उनके पास नहीं होता। इट्स अ फैक्ट। जैसे हम साथ में नॉलेज स्किल्स की बात कर रहे थे, तो इसके सोल्यूशन जो हमारे प्लेटफॉर्म से स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं, तो उनके लिए भी मैं उनको भी एक फॉर्मूला है हमने एक बनाया, वो सजेस्ट करता हूँ। एबिलिटी प्लस नॉलेज प्लस स्किल्स प्लस एक्सपीरियंस, ये 4 चीज़ें, ये एक कम्बिनेशन है। जब ये मिलता है तो आप किसी भी डोमेन में एक्सेल कर सकते हैं, जिसका सबसे पहला स्टेप ये है कि आप अपनी एबिलिटीज़ को, क्या आपके अंदर एबिलिटी है क्या, उसको एक्सप्लोर कर पाएँ, उसको असेस कर पाएँ, उसको समझ पाएँ कि मेरे अंदर ये एबिलिटी है और इस एबिलिटी की यूटिलाइजेशन किस एरिया ऑफ वर्क में है। जो भी एबिलिटी आपके अंदर पाई जाती है, अगर आप एक अच्छे प्रेजेंटर हैं, लेट्स सपोज आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस है और आप कॉन्फिडेंस के साथ बात कर सकते हैं, तो आपको ये देखना है कि कॉन्फिडेंस के साथ बात करना किन किन डोमेन्स में काम आ सकता है, तो वो कौन से ऐसे प्रोफेशंस हैं, उन प्रोफेशंस के लिए फिर कौन सी डिग्री रिक्वायर्ड है। तो वो एबिलिटी प्लस उस डिग्री का नॉलेज जो आपकी उस एबिलिटी के साथ अलाइंड है, एबिलिटी प्लस नॉलेज, और उसमें फ्लरिश करने के लिए, अपने को पॉलिश करने के लिए स्किल्स जो रिक्वायर्ड हैं, जो आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर से इंटर्नशिप की फॉर्म में आपके जॉब शेडोइंग आप कर सकते हैं, उस किसी भी शक्ल में आप ले सकते हैं। तो 3 चीज़ों का कम्बिनेशन जब मिलता है और इसके साथ विद द पैसेज ऑफ टाइम एक्सपीरियंस, तो ये 4 चीज़ें जब मिलती हैं तो आप किसी भी डोमेन में आप अपने आप को एक्सेल कर सकते हैं और उसके टॉप के ऊपर आप पहुंच सकते हैं। और पाकिस्तान जैसे कंट्री के अंदर किसी भी डोमेन के, किसी भी प्रोफेशन के टॉप पे पहुंचना, मैं समझता हूं कि ये बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि अभी हम डेवलपिंग स्टेज पे, हमारे बहुत से प्रोफेशन जो अभी मेच्योर उतने नहीं हुए, उसमें बहुत ज़्यादा गैप हैं। तो अगर कोई एक इंडिविजुअल इस राइट स्किल सेट के साथ, इस राइट कम्बिनेशन के साथ, इस फॉर्मूला के साथ आ गया है, तो मुझे बिल्कुल भी इसमें 1% भी डाउट नहीं है कि वो अपने उस डोमेन में एक्सेल कर सकता है और अपना एक नाम बना सकता है। ज़रूरत हमारे स्टूडेंट्स के लिए ये है कि वो इन चीज़ों को, जब तक वो इस चीज़ पे फोकस नहीं करेंगे, अपने आप को, जैसे इकबाल कहते हैं, खुद ही में डूब कर पा जा, इस तरह का कुछ शेर है। जब तक आप अपने आप को एक्सप्लोर नहीं करते, तो उस वक्त तक आप लाइफ में किसी भी चीज़ में, किसी भी डोमेन में एक्सेल नहीं कर सकते। तो उसका अपने आप को समझने से क्या मुराद है कि आपकी अंडरस्टैंड करते हो कि मेरी पर्सनैलिटी क्या है। जैसे हम जो करियर काउंसलिंग भी करते हैं, तो उसके जो बेस स्टेप्स हैं, हम डिफरेंट 8 पैरामीटर्स हैं जिनको हम एवेल्युएट करते हैं। बिल्कुल, जब तक उन पैरामीटर्स को ठीक नहीं किया जाता, उनको एवेल्युएट नहीं किया जा सकता, आप कोई भी करियर काउंसलर सही से काउंसलिंग नहीं कर सकता। आप दोनों का बहुत शुक्रिया आज के शो में आने के लिए। इसी के साथ नाज़रीन, यहाँ पे छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि हमारा सेकंड हाफ स्टार्ट हो चुका है और सेकंड हाफ के अंदर हमारी कोशिश होती है कि सबसे पहले आपको
मुख्तलिफ एशिया खुरनोश के रेट्स के हवाले से बताया जाए। बहुत सारे लोग जो कि अपने डेली बजट को सेट कर रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं कि आज क्या बनाया जाए घर में, उनके लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और इसमें हम मार्केट कमेटी की तरफ से जो लिस्ट पब्लिश की जाती है उसके मुताबिक जो गवर्नमेंट के रेट्स होते हैं, जिसमें सब्जियां, फ्रूट्स और इसके साथ साथ दीगर चीज़ें होती हैं, उनको बताए जाते हैं। तो क्या होंगे आज के रेट्स, देखेंगे आज के हमारे स्पेशल सेगमेंट आज के भाव में। बिलाल डोगरे हमारे साथ मौजूद होंगे। बिलाल, बताइएगा क्या सूरत हाल है, मार्केट कमेटी का क्या कहना है इस हवाले से? आज बिल्कुल मार्केट कमेटी फैसलाबाद की जानिब से आज बरोज मंगल की रेट लिस्ट जो है जारी कर दी गई है। इस मौसम की बुलंद तरीन सतह को छू चुका है। 267 रुपये से 269 रुपये दर्जन आज की कीमत, 2 रुपये दर्जन मजीद महंगे हो गए हैं। सब्जियों में भी तेजी देखी जा रही है, जबकि फलों की कीमतें जो है मुस्तहकम है। आलू 4 रुपये महंगा हुआ है, 72 से 76 रुपये किलो। प्याज जो है 4 रुपये किलो महंगा हुआ है, 42 से 46 रुपये किलो। टमाटर 11 रुपये महंगा हुआ है, 104 से 115 रुपये किलो। लहसुन देसी सफ़ेद 10 रुपये महंगा हुआ है, 190 से 200 रुपये किलो। लीमू देसी 25 रुपये सस्ता हुआ है, 170 से 145 रुपये किलो। घिया तोरी 35 रुपये महंगी हुई है, 65 से 100 रुपये किलो। करेला 10 रुपये सस्ता हुआ, 85 से 75 रुपये किलो। बैंगन 5 रुपये महंगे हुए, 110 से 115 रुपये किलो। मटर सब्ज 30 रुपये महंगे हुए, 190 से 210 रुपये किलो। पालक 10 रुपये महंगी हुई है, 55 से 65 रुपये किलो। शिमला मिर्च 10 रुपये महंगी हुई है, 125 से 135 रुपये किलो। भिंडी तोरी 5 रुपये महंगी हुई है, 130 से 135 रुपये किलो। सेब गाचा 185 रुपये पे है। नाशपाती जो 145 रुपये पे कायम है। केले की बात करें 10 रुपये दर्जन महंगा हुआ है, 150 से 160 रुपये दर्जन आज की कीमत के मुताबिक पहुंच चुका है। गरमा 120 पे है, जामन 130 पे है, अंगूर गोला 180 पे है, खुबानी 200 रुपये किलो है। आम अनवर रटोल 170 है, आम फजरी 75 है, आम चौसा 140 रुपये किलो पे बरकरार है। कीमतों के अंदर फलों में कोई फ्लक्चुएशन नहीं है। हफ्ते के आगाज से पहले दिन कुछ चीज़ें मुस्तहकम थी, लेकिन आज जैसे ही दूसरा रोज़ आया तो कीमतों में एकदम से जो है वो तेज़ी देखने को जो है वो रिकॉर्ड की जा रही है। और यकीन तौर पर आवाम के लिए कोई भी एक ऐसी अशिया मौजूद नहीं है बस सवाए प्याज जिसकी कीमत 50 रुपये से कम हो। जी बहुत शुक्रिया बिलाल, आप सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं नाज़रीन, कुछ हेल्थ सेक्टर के हवाले से आज हम गुफ्तगू करेंगे। सेकंड हाफ के अंदर हमें जो नए गेस्ट हैं उन्होंने ज्वाइन किया, उस हिसाब से हम आज जो गुफ्तगू का मौजू रखेंगे वो फैसलाबाद के हॉस्पिटल्स में सहूलियत कौन कौन सी दी जा रही हैं, यही नहीं बल्कि इसके साथ साथ किन किन सहूलियत का फुकदान है। अगर आबादी के तनासुब से देखा जाए तो क्या हस्पतालों की तादाद फैसलाबाद शहर के अंदर इनफ है, जितने लोग होने चाहिए, जितने डॉक्टर्स होने चाहिए, जितना स्टाफ होना चाहिए, जितने हॉस्पिटल्स होने चाहिए, क्या उसके मुताबिक ये दुरुस्त हैं? और अगर कमी है तो आने वाले दिनों में इन कमी को पूरा किया जाएगा या नहीं किया जाएगा? कोई नई हॉस्पिटल्स हैं जो कि शहर फैसलाबाद के अंदर वजूद में आने जा रहे हैं या नहीं आने जा रहे हैं? और इसके साथ साथ कुछ डॉक्टर्स के हवाले से भी हम बात करेंगे कि हर साल कितने डॉक्टर्स हैं जो कि पास आउट होते हैं, और क्या जितने डॉक्टर्स पास आउट होते हैं उसके मुताबिक उनको जॉब्स हॉस्पिटल्स के अंदर मिल पा रही हैं या नहीं मिल पा रही। और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन स्पेशली डॉक्टर्स के हवाले से भी हम उनकी क्वालिटी एजुकेशन के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। हमारे जो आज के गेस्ट हैं उनका तारुफ वैसे किसी तारुफ के मोहताज तो नहीं, आप अक्सर उनको मुख्तलिफ जगहों पे देखते रहते हैं। बहुत ही सीनियर डॉक्टर भी हैं, प्रोफेसर भी हैं। नाम जनाब का मैं बता दूं, हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर ज़फ़र अली चौधरी साहब मौजूद हैं जो कि वाइस चांसलर हैं फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी के। सर आपको बहुत बहुत वेलकम करते हैं और हमेशा खुशी महसूस होती है जब आप अपना कीमती वक्त निकाल के हमारे शो में वक्त देते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो सर सबसे पहले क्या आबादी के तनासुब के लिहाज से हमारे शहर के अंदर जितने हॉस्पिटल्स होने चाहिए क्या उतने हैं, और अगर नहीं हैं तो किस तरह से इस लोड को, इस बर्डन को मैनेज कर रहे हैं डॉक्टर्स? जी बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखें जिस तरह हमारी आबादी बढ़ रही है उस तनासुब से हॉस्पिटल्स नहीं बढ़े, मैं इस बात से इत्तेफाक करता हूं और हस्पताल बनने चाहिए। मैं समझता हूं कि हमारे फैसलाबाद में कम अज़ कम एलाइड हॉस्पिटल के लेवल के 2 और हॉस्पिटल होने चाहिए कम अज़ कम, ताकि ये जो बढ़ती हुई आबादी है और जो हमारे पेशेंट्स बढ़ रहे हैं आबादी की वजह से, बढ़ती आबादी की वजह से, उनके लिए सहूलियात जो है ना बेहतर से बेहतर मुयस्सर हों। लेकिन बात यह है कि हमारे यहाँ जो इस वक्त मौशी हालात चल रहे हैं आपको पता है, और उसमें नए अस्पताल बनाना जो है
शायद मुश्किल हो, क्योंकि अब एक हॉस्पिटल जो है, आप समझिए कि अगर वो 500 बेड का अस्पताल है तो कम से कम उसके ऊपर 10-12 अरब रुपया खर्च होता है और ये एक बहुत खतीर रकम है। तो बेहतर तो होगा कि हम जो मौजूदा हॉस्पिटल्स हैं इनको में एक्सटेंशंस करें और मनसूबाबंदी करें कि हर साल हर बड़ी डिवीज़न या बड़े डिस्ट्रिक्ट में एक अस्पताल जो है ऐड हो, पर ईयर हो जाए, ताकि आने वाले 10-15 सालों में हमारे पास इसी लेवल के एलाइड हॉस्पिटल लेवल के 10-15 हॉस्पिटल और बन जाएं। बाकी जो मौजूदा हॉस्पिटल्स हैं इस पे गवर्नमेंट की बहुत तवज्जो है। अभी सैटरडे को हमारी एक मीटिंग हुई है लाहौर में, जिसमें हमारे हेल्थ मिनिस्टर साहब और सेक्रेटरी हेल्थ साहब अली जान साहब, उन्होंने मीटिंग ली थी और बहुत अच्छी उन्होंने हेल्थ रिफॉर्म्स उसके अंदर इंट्रोड्यूस किए हैं। और उसके अंदर एक जो है वो एक्सपेंशन ऑफ द प्रेजेंट हॉस्पिटल्स प्लस इनकी जो रीवैम्पिंग या जिसे कह लीजिए रेनोवेशन या अपग्रेडेशन है, उसके मंसूबे उन्होंने लॉन्च किए हैं। और इंशाअल्लाह ताला इस साल में आप देखिएगा कि आपको एक वाज़े तब्दीली नज़र आएगी एलाइड हॉस्पिटल 1 और एलाइड हॉस्पिटल 2, जिसको पहले हम सिविल हॉस्पिटल कहते थे, अब उसका नाम एलाइड हॉस्पिटल 2 हो गया है। इसमें आपको वाज़े चेंज इंशाअल्लाह ताला आपको अगले 2-3 महीने में नज़र आएगी, जिसमें हमारे आउटडोर जो है उसके जितने भी आप देखिएगा इस वक्त कमरे हैं उनको बेहतर किया जाएगा और उनके अंदर फैसिलिटीज़ बढ़ाई जाएंगी। बाकी पेशेंट वेटिंग एरियाज अच्छे हो जाएंगे, वहाँ आपको फील होगा कि आप जैसे एक प्राइवेट हॉस्पिटल में आ रहे हैं। तो इसकी एक रिवैम्पिंग स्कीम जो आ गई है। इसके अलावा जो हमारा इंडोर है वहाँ पे भी आपने देखा होगा कि ये हॉस्पिटल काफ़ी पुराना हो गया है, अब इसके अंदर बहुत ज़्यादा रेनोवेशन की ज़रूरत है। उसके लिए भी उन्होंने एक खतीर रकम जो है तकरीबन 4-5 अरब रुपया पूरे पंजाब के उन्होंने सेलेक्ट किए हैं हॉस्पिटल्स, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स, उसमें वो खर्च होगा। तो आपको एक वाज़े तब्दीली इंशाल्लाह नज़र आएगी। बाकी जहाँ तक सहूलियात का ताल्लुक है, आप यकीन मानिए कि मैं ये समझता हूँ कि जो हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, बड़े से बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल्स, उनसे तो बहुत बेहतर है सर। जाहिर है मैं वहाँ पे भी जाता हूँ और ये भी हॉस्पिटल्स जिनमें मैं काम कर रहा हूँ पिछले कई सालों से, मैं जब देखता हूँ हमेशा वाज़े फ़र्क है उसमें। हमारा इक्विपमेंट जो है वो लेटेस्ट होता है, स्टेट ऑफ द आर्ट होता है और हम लोग ये जो रिफर्बिश्ड इक्विपमेंट ले ही नहीं सकते। और जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे रिफर्बिश्ड इक्विपमेंट होता है। लेकिन थोड़ी सी जो है ना, मैं समझता हूँ कि वहाँ पे जो केयर है प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर इक्विपमेंट की, वो कदरे हमारे साथ बेहतर होती है। और इसलिए भी बेहतर होती है कि वहाँ पे मरीज कम आते हैं। या वहाँ पर फर्ज करें एक सीटी स्कैन लगा हुआ है एक बड़े से बड़े हॉस्पिटल में, जो प्राइवेट हॉस्पिटल में कितने लोग सीटी स्कैन कराने आएंगे? दिन के अंदर 10-20, हद 50। हमारे पास तो यहाँ पे तकरीबन 100-150 बंदा सीटी स्कैन कराता है। तो वही मशीन जब इतना ज़्यादा काम करती है उसमें वेयर एंड टेयर तो आना ही आना है, तो फिर ख़राब हो जाती है। अब इनकी मशीनों के जो पुर्जे हैं वो ऐसे हैं जो बाहर से हमें इंपोर्ट करने पड़ते हैं, जिसकी वजह से कभी कभी डिले आ जाती है, हफ्ता 10 दिन, कभी दफ़ा ये 15-20 दिन। फिर काफ़ी इसके ऊपर शोर भी मचता है। आपने देखा होगा जी एलाइड हॉस्पिटल की सीटी स्कैन मशीन ख़राब पड़ी हुई है। तो भाई ख़राब इसलिए हुई है कि वहाँ पर लोड बढ़ गया। और उसके बारे में मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ कि बहुत से ऐसे सीटी स्कैन हैं जो अनइंडिकेटेड होते हैं। क्या होगा? मरीज़ का प्रेशर होगा और जो ऐसे लोग हैं जो रिकमेंड करवा के बाहर से आ जाएंगे, हालांकि सीटी स्कैन की ज़रूरत नहीं है और वो हो जाएगा। तो हम लोगों ने वहाँ पे एक फ़िल्टर लगा दिया है कि जब तक हमारा प्रोफेसर किसी को सीटी स्कैन रिकमेंड नहीं करेगा हम सीटी स्कैन नहीं करेंगे, ताकि नंबर ऑफ सीटी स्कैन हम कम करें और हमारी जो मशीन है वो ज़्यादा देर चले। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हम यहाँ पे अपने हॉस्पिटल के अंदर हम कर रहे हैं इंस्टीट्यूट। और बाकी भी जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं वो बहुत बेहतर हैं। इलाज इसलिए बहुत बेहतर होता है हमारे सरकारी हॉस्पिटल्स में कि पेशेंट जो है ना एक प्रोसेस से गुजरता है। उसको एक हाउस ऑफिसर देखता है, फिर एक पीजी ट्रेनी देखता है जो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होता है बिकॉज ही इज़ इन द लर्निंग प्रोसेस। तो जो बंदा सीख रहा होता है ना
आपने उसको curiosity ज्यादा ज्यादा। क्यूरियोसिटी होती है कि मैं इस बीमारी को स्टडी करूं ताकि लर्न करूं, क्योंकि मैंने आगे जाके बड़ा फिजिशियन बनना है। तो वो देखता है, उसके बाद उसको एक सीनियर रजिस्ट्रार देखता है, सीनियर रजिस्ट्रार को समझ ना आए तो प्रोफेसर देखता है। तो इतने टीयर्स हैं हमारे पेशेंट को मैनेज करने में। तो इसलिए मैं समझता हूं कि सरकारी अस्पतालों में ऑल ओवर पंजाब और ऑल ओवर पाकिस्तान जो इलाज है वो स्टैंडर्डाइज होता है, ठीक है। हाँ, ये जरूर है, मैं आपको कहूंगा, मैं एडमिट भी करूंगा कि जब रश इतना ज्यादा हो जाता है, खास तौर पे आउटडोर्स के अंदर। अब हमारा ये है कि मैं अभी आ रहा हूं, मीटिंग करके आ रहा हूं। हम डेली 9:30 एक मीटिंग करते हैं जिसमें तीनों हॉस्पिटल जो अटैच्ड हैं फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी के, उसके एमएस साहिबान ऑनलाइन मेरे साथ बैठते हैं और हम ये देखते हैं कि कल कितने पेशेंट आए, आउटडोर में कितने आए, इंडोर में कितने आए, वो किस तरह मैनेज हुए, कहाँ कहाँ पे हमारे पास पिटफॉल्स थे, उनको कैसे इंप्रूव करना है। तो आज जो हमारा टॉल है पेशेंट्स का आउटडोर में तीनों अस्पतालों का मिला के वो 9,400 है। क्या बात है जनाब, क्या बात है। अब अच्छा सर, 9,400 पेशेंट जब आउटडोर के अंदर आएगा, आप मुझे बताइए कि कितने डॉक्टर चाहिए उनको देखने के लिए, सर सैकड़ों चाहिए होंगे। ठीक है। और कितना एक पेशेंट को टाइम मिलेगा एक वक्त में देखने के लिए, तो कम मिलेगा ना। तो इतनी बड़ी सर्विस दी जा रही है, तो इसीलिए हमें इंशाल्लाह ताला ये कभी उम्मीद है कि अगले आने वाले कुछ महीनों में बिकॉज ऑफ दी रीवैम्पिंग रेनोवेशन हालात बहुत इम्प्रूव होंगे और हम लोग अभी भी काफ़ी बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं, क्योंकि नंबर ऑफ पेशेंट इतना ज़्यादा है। अगर इसके अंदर मैं समझता हूं कि हमारे 90% पेशेंट भी सेटिस्फाइड जाता है तो बड़ी कामयाबी है, बेशक, ठीक है। और जो 10% नहीं होते सेटिस्फाइड, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह मैनेज हो जाते हैं सेकंड विजिट में, थर्ड विजिट में। तो जब आप देख रहे हैं कि इतने लोग वहां से इस्तिफादा हासिल कर रहे हैं और कंप्लेंट्स हैं जरूर, मैं नहीं कहता नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है। अगर बहुत ज्यादा कंप्लेंट्स नहीं है तो इसका मतलब है कि अस्पताल जो है अच्छा डिलीवर कर रहे हैं। तो और इम्प्रूवमेंट इंशाल्लाह आती जाएगी। सर इम्प्रूवमेंट की आपने बात की तो मैं यहाँ पे लाजमी तौर पे मेंशन करना चाहूँगा, डॉक्टर फहीम साहब बहुत अच्छी कारकर्दगी अपनी एमएस जो अलाइड हॉस्पिटल है दिखा रहे हैं और सोशल मीडिया के ऊपर भी उनकी तरफ से जो इकदाम किए जाते हैं लोग बड़ा उसको सराहते हैं। पिछले दिनों ये पार्किंग के हवाले से भी उन्होंने किया और इसके अलावा मैनेजमेंट के तौर पे देखा जाए तो हॉस्पिटल के अंदर बड़ा अच्छा मैनेज कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है डॉक्टर फहीम साहब को भी सराहना चाहिए उनकी कारकर्दगी। जी देखें, बिल्कुल ये सारे जो आज सुबह ही मैंने उन्हें कहा था, देखें बात ये है कि मेरी 2 आंखें नहीं है, मेरी इस वक्त जो है ना 8 आंखें हैं। 2 मेरी अपनी हैं, 3 आप जो एमएस साहिबान हैं उनकी हैं, 6 और 2 8, ठीक है। मेरे 2 कान नहीं है, मेरे 8 कान हैं। आप मेरे दस्तों बाजू हैं और ये जब तक आपके दस्तों बाजू स्ट्रांग नहीं होंगे, इनको आप लोग ट्रेन नहीं करेंगे, एम्पावर नहीं करेंगे, सुपरवाइज नहीं करेंगे तो बेहतरी नहीं आएगी। आपने ठीक कहा, डॉक्टर साहब बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह ताला और बेहतरी आएगी, क्योंकि वो समझते हैं कि हमें खिदमत जो है मरीज़ की और मरीज़ की बेहतरी में ही हमारा जो है वो जो है हमारा परफॉर्मेंस है या हमारा अव्वलीन फ़र्ज़ जो है ना वो ये है कि प्रॉपर तरीके से हमें डिलीवर करना है। इवन पिछले दिनों हमारे फैसलाबाद के सर एक आर्टिस्ट हैं बड़े फेमस, असद गालबन उनका नाम है, जो कि किडनीज के पेशेंट थे, किडनीज फेल हो गई थी, फिर ट्रांसप्लांट हुआ था, दोबारा उनकी किडनी फेल हो गई, तो वो डायलिसिस के लिए बड़ा दर-बदर भटकते थे। तो फहीम साहब ने उनके लिए भी स्पेशली जो नंबर अलॉट होता है, जो स्पेसिफिक टाइमिंग अलॉट होती है नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट से, उनको लेके दी ताकि वो अपना डायलिसिस जो है वो टाइम से करवा सकें। उनकी हमेशा कोशिश होती है कि जो भी गरीब गुरबा लोग हैं उनको प्रायोरिटी के ऊपर। हम लोग बैठे किस लिए हैं? वी आर गवर्नमेंट सर्वेंट्स, ठीक है जी, और हमने अवाम को फायदा देना है और यही हमारा काम है। और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे बाकी अस्पतालों के जो मैं साहबान हैं, जैसे जफर साहब हैं हमारे DHQ के या LI2 के, उन्होंने रिसेंटली ज्वाइन किया है। इंशाल्लाह किस दिन मैं उनको भी कहूँगा कि आपके यहाँ पे प्रोग्राम में आएँ जी, और वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। डॉक्टर आमिर नवीद हैं जो गुलाम मुहम्मदाबाद हॉस्पिटल जो हमारा है वहाँ पे हैं,
और मैं कहूँगा कि आमिर साहब भी बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। वहाँ वो एक बड़ा मॉडल हॉस्पिटल है जी, 250 बेड का हॉस्पिटल है। वहाँ पे जो पेशेंट की आउटडोर में इनटेक है ना, वो तकरीबन बराबर है DHQ हॉस्पिटल के। अच्छा। यानी आज जो मैंने सुबह उनसे लिया है कल का टॉल स्टैटिस्टिक्स लिए हैं, तो वो बता रहे थे मुझे 2000 के लगभग पेशेंट कल वहां पे आया है। उसकी वजह ये सर वो इलाका बहुत गंजान आबाद है, ठीक है, और वहां पे 99% पेशेंट को आउटडोर में फ्री मेडिसिन मिल रही है। माशाअल्लाह 99% पेशेंट आउटडोर में फ्री मेडिसिन ले रहा है, जबकि यहां पे DHQ हॉस्पिटल के में जो पेशेंट्स हैं वो कम परसेंटेज में मिल रही है। तो वो भी एक आप जरूर हॉस्पिटल को विजिट करना चाहिए जी सर, विजिट भी करेंगे और डॉक्टर आमिर साहब को आप शो में भी बहुत ही अच्छा वो काम कर रहे हैं। तो मेरे तीनों MS साहिबान जो हैं लाइट 1 के 2 के और गुलाम मोहम्मदाबाद के बहुत बेहतरीन ऑफिसर हैं, बहुत बेहतरीन वो मैनेजर हैं। इंशाल्लाह ताला इससे हालात में बेहतरी आएगी। अच्छा सर, इफ आई एम रॉन्ग मुझे करेक्ट कीजिएगा, क्या फैसलाबाद में कोई एक ऐसा बड़ा हॉस्पिटल बनने जा रहा है जो 3000 बेड पे मुश्तमिल होगा? जी, वो खबर जो है ना, आप कोई मेरा ख्याल कोई आपको सही मिल रही है। हमारी कोशिश ये है कि जो फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी है ना, इसका एक अपना हॉस्पिटल हो, जिसको हम कहें यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल, फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल। उसके लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। कहा जा रहा है कि ये फैसलाबाद की तारीख का सबसे बड़ा हॉस्पिटल, इंशाल्लाह उसकी हम लिए कोशिश कर रहे हैं। और देखिए अगले कोई 2-3 हफ्तों में इसमें कामयाबी मिल जाए कि हमें जगह मिल जाए, उसके बाद इसके ऊपर प्लान हो जाए। अच्छा सर, कोई थोड़ा बहुत हिंट दीजिएगा क्या होगा इसके अंदर? इतना बड़ा हॉस्पिटल होगा, डिपार्टमेंट्स, तमाम तर चीज़ों के बारे में देखिए जी, उसमें ये सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल होगा। सुपर स्पेशलिटी के ये है कि जिसमें हमारी जो पल्मोनोलॉजी है, क्रिटिकल केयर है, ठीक है जी, इसके अलावा जो नेफ्रोलॉजी है, जिस तरह हमारा कार्डियोलॉजी तो ये हमारे पास FIC है, इस पे तो शायद हम लोग ना जाएं। फिर हमारे जो रीनल ट्रांसप्लांट है, हेपेटोलॉजी है, लिवर की डिजीज, लिवर ट्रांसप्लांट है। अच्छा सर, लिवर ट्रांसप्लांट की तरफ जाएंगे? बिल्कुल जी, बिल्कुल। ये जो स्टेट ऑफ द आर्ट चीजें हैं ना, जो सुपर स्पेशलिटी जी कह लीजिए सर, ये अगर आप काम कर देंगे, यकीन जानिए उस तरफ लेके जाएंगे आप हमेशा तारीख में सुनहरी। वो हमारा यूनिवर्सिटी के साथ अटैच होगा हॉस्पिटल, इंशाल्लाह ताला। ये एक ख्वाब है जिसका मेरा ख्याल अभी जो इसको शुरू हो गया, इंशाल्लाह शर्मिंदा ताबीर तो भी होगा इंशाल्लाह। तो देखिए क्योंकि सर आप इस चीज़ को मुझसे भी ज़्यादा बेहतर समझते हैं कि ये ट्रांसप्लांट के केसेस जो होते हैं ना, इसके लिए बड़ा ख्वार होते हैं लोग। जी जी। और अगर एक रेशियो देखी जाए कि कितने हमारे पास पेशेंट्स हैं, तो उस हिसाब से तो फैसिलिटीज जीरो के बराबर है। और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में तो और इसमें हमने इंशाल्लाह एक वन स्टॉप कैंसर केयर हॉस्पिटल बनाना है, जिसके अंदर कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर केयर होगी। क्या बात, जिसमें होगी आपकी रेडिएशन भी होगी, वहाँ पे कीमोथेरेपी भी होगी, सर्जरी भी होगी। अच्छा सर, इस पे डिटेल में जरा डिस्कस करते हैं। एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं, छोटी सी ब्रेक नाज़रीन। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हमारे साथ डॉक्टर जफर अली चौधरी साहब मौजूद हैं। मज़ीद गुफ्तगू उनके साथ करते हैं। अच्छा सर, कैंसर का जो वार्ड था उसके हवाले से आप बता रहे थे। मैं जी देखिए, बात ये कि कैंसर केयर जो है ना, वो बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव है, ठीक है ना, और ये मल्टी डिसिप्लिनरी है। इसके अंदर ना एक टीम होनी चाहिए जिसमें सर्जन, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट जो कीमोथेरेपी देते हैं, और रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट। ये तो मेन पिलर्स है ना इसके। तो 3 डिविजन्स हैं इसकी, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, मेडिकल ऑन्कोलॉजी और रेडिएशन ऑन्कोलॉजी। ये हमने तीनों इस वक्त एलाइड हॉस्पिटल में कर दी हुई है कायम। ये एक और चीज है जो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पिछले 5 साल में आपके जो कैंसर वार्ड के अंदर चेंज लाया हूं ना, वो ये है कि इससे पहले यहां सिर्फ एक था रेडिएशन ऑन्कोलॉजी, रेडियोथेरेपिस्ट थे, और वही कीमोथेरेपी देते थे और वही शुआएं देते थे। आपको पता होगा, एक डॉक्टर साहब है हमारे, मैं लेके आया वहां से सेक्रेटेरिएट से 2 बंदों की यहां पे ड्यूटी लगवाई जो हमारे मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं,
जो कीमोथेरेपी देते हैं। सर्जिकल ऑन्कोलॉजी का भी यहाँ पे डिपार्टमेंट क्रिएट कर दिया। एक तो ये, दूसरा इसमें ये है कि डायग्नोस्टिक जो पिनम काम कर रहा है, जो हमारा यहाँ पे है ना, हम ये चाहते हैं कि ये एक ही छत के नीचे कैंसर केयर हो, जैसे शौकत खानम हॉस्पिटल के अंदर है, जैसे आगा खान में है या शिफा में है, ताकि पेशेंट आए तो उसको रेडिएशन के लिए ये नहीं कि वो किसी और जगह जाए, कीमोथेरेपी के लिए कहीं और जगह जाए, अपने जो टेस्ट करवाने, बोन स्कैन करवाना है कहीं और जगह चला जाए। तो ऑल्दो कि हम इस वक्त एलाइड में इसको मैनेज कर रहे हैं बड़ी अच्छे तरीके से, जो और किसी जगह पंजाब के सरकारी अस्पताल में नहीं है, लेकिन ये अब जिस तरह कैंसर फैल रहा है ना, हमें इसको एक्सपैंड भी करना है और इसके बाद आगे उसकी डिविजन्स हैं। अब कैंसर सर्जरी जब हम बात करते हैं तो हम सिर्फ इसके अंदर बहुत से हैं, ये जो ख़वातीन की गायनी के कैंसर की सर्जरी भी है, किडनी के कैंसर की भी सर्जरी है, लिवर कैंसर की भी सर्जरी है, कोलन के कैंसर की भी सर्जरी है, ब्रेस्ट कैंसर। तो हम ब्रेस्ट कैंसर, हम वहाँ पे हर की अलग अलग डिवीजन बनाएंगे। जो हॉस्पिटल की आप बात कर रहे हैं कि जो इंशाल्लाह ताला हमारा ख्वाब है कि यूनिवर्सिटी एक हॉस्पिटल बन जाए, तो जो हमारी आप समझ रहे हैं ना सुपर स्पेशलिटीज वो वहां पे क्रिएट करेंगे। मेडिसिन, सर्जरी, गायनी, पीडियाट्रिक्स एटसेट्रा एटसेट्रा वो यहीं रह जाएंगी। दीज विल बी जनरल हॉस्पिटल्स और वो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनेगा। यहां से जो पेशेंट फर्ज करें इसको जरूरत है कि ब्रेस्ट कैंसर की बहुत एडवांस्ड किस्म की सर्जरी की, तो वो यहां से उधर शिफ्ट हो जाएगा। वहां पे उसकी एडवांस्ड आजकल जिसे कहते हैं ऑन्कोप्लास्टिक सर्जरी जो ब्रेस्ट में है, यानी बजाय कि पूरी ब्रेस्ट रिमूव की जाए, सिर्फ वो ट्यूमर रिमूव किया जाए ताकि ब्रेस्ट जो है उसको प्रिजर्व किया जाए और सिर्फ ट्यूमर रिमूव किया जाए, तो इसको कहते हैं ऑन्कोप्लास्टिक सर्जरी। इसी तरह बाकी भी जितने भी कैंसर हैं बॉडी के, उनकी स्पेशलाइज्ड किस्म के डिपार्टमेंट्स बन गए हैं और वो हम वहां पे एस्टेब्लिश करेंगे। तो इट विल बी अ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अटैच टू दी फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी। और हमारे जितने भी पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं जो इस वक्त ट्रेनिंग कर रहे हैं, मास्टर्स कर रहे हैं सर्जरी में, मेडिसिन में, जिसको MSMD कहते हैं, ये FCPS कर रहे हैं और सुपर स्पेशलिटीज में, ये सारे वहां जाके ट्रेन होंगे। आप मेरी बात समझे? तो ये अंडर ग्रेजुएट लेवल की जो ट्रेनिंग होगी ना हमारे पंजाब मेडिकल कॉलेज की, वो यहाँ पे ट्रेनिंग होगी, ये बच्चे यहाँ लेंगे, क्योंकि इन्हीं के साथ पंजाब मेडिकल कॉलेज से अटैच है ना, ये आपका लाइट हॉस्पिटल, DHQ हॉस्पिटल और गुलाम अहमदाबाद। यूनिवर्सिटी में जो आएंगे पोस्ट ग्रेजुएट्स, वो ट्रेनिंग वहां लेंगे। तो अब देखिए कि आपको कितनी जबरदस्त किस्म की हेल्थ केयर मिल जाएगी, सुपर स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर इंशाल्लाह ताला, अगर ये हमारा ख्वाब पूरा होता है। बिल्कुल ठीक कहा सर आपने। अच्छा सर, मुझे ये मैं थोड़ा सा आपका ध्यान इस चीज़ के ऊपर भी दिलवाना चाहता हूँ। हमेशा जब गवर्नमेंट हॉस्पिटल से टेस्ट करवाए जाते हैं ना, तो इनके फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव के रिजल्ट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो सर मेरी आपसे गुजारिश होगी, आप इस चीज़ पे फोकस भी करते होंगे, तो इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग को बहुत सारे लोग इस चीज़ को सोशल मीडिया के ऊपर भी लगाते हैं कि जब हम हॉस्पिटल के अंदर से टेस्ट करवाते हैं उसके ये रिजल्ट्स हैं, बाहर जाके करवाते हैं और ये रिजल्ट्स हैं, और समटाइम रिजल्ट्स शफल भी हो जाते हैं। तो सर मैं इस चीज़ पे आपका थोड़ा सा फोकस इसलिए दिलवाना चाह रहा हूँ, आप क्योंकि पूरे हॉस्पिटल की ईच एंड एवरीथिंग आपने निटी ग्रिटीज को देखना होता है, तो थोड़ा सा आप इस पे, मैं ये नहीं कह रहा कि फोकस नहीं करते होंगे, थोड़ा सा सर अगर मजीद किया जाए तो मेरा ख्याल है बेहतरी के इम्कान। जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये कंप्लेंट्स हमें आती हैं और हम इन कंप्लेंट्स को जो है ना पूरी तरह एनालाइज करते हैं और फीडबैक देते हैं हमारे पैथोलॉजी के जितने भी वहाँ पे डॉक्टर्स हैं और प्रोफेसर्स हैं। लेकिन मैं इसमें थोड़ी सी आपसे मैं एक बताऊँगा कि इसमें इसकी फिलॉसफी क्या है और समझने की ज़रूरत है। देखिए ये जो हम टेस्ट देखते हैं ना, ये फिगर्स देखते हैं आप, और आपने देखा होगा हमारी जब लैब्स हैं ना, उन्होंने रेड और इसमें लगा दिया होता है। आप जब रेड देखते हैं तो आप परेशान हो जाते हैं। मतलब हीमोग्लोबिन है, अगर वो उस पेशेंट को उसका हीमोग्लोबिन होना चाहिए 14 to 16 होना चाहिए, अगर उसका 13.9 हो गया ना तो रेड आ गया। रेड आ गया। और अगर आप 16.2 हो गया तो रेड आ गया। अब पेशेंट जब ये रिपोर्ट देखते हैं ना तो परेशान हो जाते हैं, यार ये खुदा ना करें, मरीज को परेशान ना करें। सर देखिए ये जो फिगर्स है ना, ये हम
इनकी इंपॉर्टेंस ये है कि जब मरीज को देख के हम इसके साथ कोरिलेट करते हैं, अगर ये फिगर्स जो है मरीज की क्लिनिकल कंडीशन के साथ मैच करते हैं तो ये इंपॉर्टेंट है। अगर क्लिनिकल कंडीशन के साथ मैच नहीं कर रहे तो फिर ये रिव्यू होने चाहिए। सर मैं जिस चीज़ की तरफ आपका ध्यान दिलवाना वो ये था कि एक पेशेंट था, उसने अपना, क्योंकि उसके डायलिसिस हो रहे थे, तो उसने अपना क्रेटिनाइन का टेस्ट यहाँ पे यूरिया और क्रेटिनाइन का करवाया, वो 1.9 बता रहे थे, बाहर से करवाया वो 12.9 था। अब इतना मेजर सर डिफरेंस मैं उस हवाले से बिल्कुल ये नहीं, आप बिल्कुल बात ठीक कर रहे हैं ना कि ये तो ऐसा क्रिटिकल डिफरेंस है ना। अब एक पेशेंट है जो बिल्कुल वो नॉर्मल है, उसका आ गया 1.1 आ गया हमारी लैब में, और बाहर कराया उसका 1.3 आ गया। सर वो तो और सर लोग इसको ही पकड़ लेते सर, ये तो वाटर इनटेक से भी ऊपर नीचे इतना सा हो जाता है। ये लोग इसको पकड़ लेते हैं ना, ये जो है ना ये डिफरेंस। अच्छा, उसमें होता क्या है, अब मैं जैसे पहले बताया कि हमारे पास इतने ज्यादा टेस्ट होते हैं, वर्कलोड होता है, वर्कलोड बहुत है। देखिए आजकल जो टेस्ट 99.9% टेस्ट जो है मशीनों के ऊपर हो रहे हैं। मशीन की एक्यूरेसी, सारी चीजें, हर चीज को डिटरमिन करना पड़ता है, कभी कभी एरर आ जाती है। अब फर्ज करें वार्ड के अंदर एक पेशेंट है और उसकी रिपोर्ट आ गई है कि जी 1.1 उसकी क्रेटिनिन है, लेकिन प्रोफेसर कहता है कि यार इसकी हो ही नहीं सकती 1.1, इसकी क्रेटिनिन 4 या 5 होनी चाहिए। वो क्या करेगा, वो पैथोलॉजी डिपार्टमेंट को कहेगा कि 1.1 आपने क्यों दी है, रिव्यू करें। वो दोबारा डालेंगे, फिर उससे किसी और में पता जाएगा। तो ये एक फीडबैक चलता रहता है, ठीक है। लेकिन क्या होगा, उसको पकड़ के कोई इसको हाईलाइट कर देगा कि जी यार देखो। तो असल में बात, फिर मैं आपको यह थोड़ी सी बात कर लूं, इसको थोड़ा मैं साइड ट्रैक लेके जाना चाहता हूं कि देखें जो इन्वेस्टिगेशंस है ना, ये काम है फिजिशियन और कंसल्टेंट का कि वो करवाए और एडवाइस करें। सॉरी टू से, इस वक्त हमारे लोग, आप किसी भी लैब में चले जाएं, जो भी रिप्यूटेबल प्राइवेट लैब्स हैं, आप कहेंगे यार मेरे सारे टेस्ट कर दो, कर देंगे, डॉक्टर्स के कहें बिना, और आपको बिल बना के दे देंगे। वो नहीं करने चाहिए। उन्हें कहना चाहिए जाएं आप डॉक्टर से रिकमेंड करवाए, मैं फिर करूंगा। है किसी को इसमें बताइए मुझे? नहीं सर, ये तो आप करेगा 100% ठीक कह रहे हैं। क्यों? आप जाइए बाहर के मुल्कों में, नहीं करते सर वहां। आप जाके कहेंगे मेरा ये LFT करे, वो नहीं करना मैंने, गेट एडवाइस। अब आप जाए हमारी किसी लैब में चले जाएं कि यार मेरे LFT कर दो, वो करेगा कि नहीं करेगा? मेरा यार लिपिड प्रोफाइल कर दो, करेगा कि नहीं करेगा? खुद से डॉक्टर बन जाते हैं। आप जाए मेरा अल्ट्रासाउंड कर दो, करेगा कि नहीं करेगा? आप, मैं ये कहता हूं आप जाके मेरा CT स्कैन कर दो, CT स्कैन भी कर देगा, आपको रेडिएशन भी लगा देगा। यार व्हाट इज दिस गोइंग ऑन? क्योंकि आपका टेस्ट जो है ना, एडवाइस भी करना है फिजिशियन ने, टेस्ट की रिपोर्ट को एनालाइज भी करना है फिजिशियन ने। अगर फिजिशियन ये समझता है कि ये रिपोर्ट मेरे मरीज के मुताबिक है तो एक्सेप्ट करेगा। अगर वो समझता है कि नहीं इसके अंदर प्रॉब्लम है, तो वो उसके कहेगा भाई नहीं, पेशेंट को जॉन्डिस है, आपने उसकी निकाल दी है बिलिरुबिन 0.1, ये तो हो ही नहीं सकता। वो दोबारा टेस्ट करेगा, कहेगा जी बिल्कुल ठीक है, हमारी मशीन की एरर थी, इसकी 4 पॉइंट समथिंग है। बिल्कुल ठीक है ना। तो फिजिशियन बेसिकली इन्वेस्टिगेशन एडवाइस करता है, इन्वेस्टिगेशन को एनालाइज करता है, अगर प्रॉब्लम होती है वो फीडबैक देता है कि भाई आपकी ये लैब एरर आ रही है, इसको चेक करें, वो ठीक हो, मामला ठीक हो गया। तो मशीन गड़बड़ कर सकती है, इंसान करता तो मशीन तो वैसे भी आपको पता है कभी गड़बड़ होगी। तो ये टेस्टों का मामला ये है। तो बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं सिर्फ नजर सानी आपकी इसलिए करवानी थी कि इस चीज को थोड़ा हम करते हैं उसको, बिल्कुल फीडबैक आता है, उसको देखते हैं, जहां जहां भी आते हैं रिपीट कर लेते हैं टेस्ट। तो बात यह है कि हमें जो भी अप्रोच करता है, और अगर कोई अप्रोच नहीं करता और वैसे हाईलाइट करता है तो फिर वो। अच्छा सर, शिकायत सेल कोई बनाया गया है अलाइड के अंदर, किस तरह से शिकायत कर सकते हैं लोग? मैं आज इसलिए भी ये पूछना चाह रहा हूं सर से, जितने लोग आप लोग देख रहे हैं इस वक्त ऑन स्क्रीन, कोई जाता है हॉस्पिटल के अंदर, अगर उसको किसी किस्म की शिकायत होती है तो वो शिकायत अपनी दर्ज कैसे करवा सकता है? सर बता रहे हैं इस हवाले से। सबसे जो हमारा फंक्शनल है ना कंप्लेंट सेल, वो है आउटडोर का। वहां हमने लिख के लगाया हुआ है कि एक ऑफिस है, वहां पे आप जाके बताएं कि आपको सही तरह देखा नहीं गया, ठीक है, बहुत ज़्यादा देर वेट करना पड़ा है,
मेडिसिन नहीं मिली आउटडोर में, तो वहाँ पे हमारा आउटडोर में एक बहुत एस्टेब्लिश्ड कंप्लेंट सेल है। अच्छा सर, इंडोर का भी पूछता हूँ। इंडोर का अचानक ब्रेक आ गई है तो ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद दोबारा यहीं से बात कंटिन्यू करते हैं। तो जनाब छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर ज़फ़र अली चौधरी साहब मौजूद हैं। मज़ीद गुफ्तगू उनके साथ करते हैं। सर, हमेशा हम डॉक्टर्स की शिकायत भी सुनते हैं, बहुत सारी बातें उनके खिलाफ आपके साथ शेयर भी करते हैं कि ये कर दिया वो कर दिया। मैं सर थोड़ा सा यहाँ से पब्लिक के हवाले से भी पूछना चाहता हूँ, क्या पब्लिक का रिस्पॉन्स एथिकल वैल्यूज़ को अगर हम देखें तो वहाँ पे आके हॉस्पिटल के अंदर वैसा ही होता है जैसे उनको करना चाहिए? इंसानियत के तौर पे देखा जाए तो जो फ़राइज़ उनको सरअंजाम देने चाहिए, एक डॉक्टर के साथ किस तरह से पेश आना है, अगर किसी मरीज़ की ज़्यादा सूरत-ए-हाल ख़राब है उसको पहले क्यों नहीं आगे लाया जाता, और लाइन क्यों नहीं बनाई जाती, एक क्यों नहीं बनाया जाता कि जिसकी बारी बनती है वही आगे जाए? हर बंदा एक दूसरे को धक्कम पेल करके आगे जाके चेकअप करवाने की कोशिश कर रहा होता है। इसके ऊपर भी मैं चाहता हूँ थोड़ा सा आप डिटेल। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। देखें जी, हमारे रवैये हैं, हमारा रवैया ये है कि हमने अपने आप को नहीं देखना कि मेरे फ़राइज़ क्या हैं, मुझे कैसे बिहेव करना है। हम दूसरे को कहेंगे कि यार ये ठीक नहीं कर रहा। ये तो एक कल्चर है हमारा, ठीक है ना, ये एक माइंड सेट है, इसको चेंज करने की ज़रूरत है। अब जहां हमारे डॉक्टर्स के फ़राइज़ हैं कि उन्होंने मरीज़ को बड़े खलूस से देखना है, सही इलाज करना है उसका, और उसको कोशिश करनी है कि उसको पूरी तरह सेटिस्फाई किया जाए। यही एक्सपेक्टेशन है ना हमारी डॉक्टर से। तो डॉक्टर्स की या हमारी एक्सपेक्टेशन अवाम से ये है कि वो भी अच्छे तरीके से बिहेव करें। यानी जिस तरह आपने बात की है कि क्यू बनाएं, कोई क्यू नहीं बनाता, ठीक है। आप रजिस्ट्रेशन काउंटर पे चले जाएं, सब लोग इकट्ठे हो जाएंगे, और अगर क्यू बनाने के लिए कहेंगे अक्सर लोग क्यू तोड़ने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा इमरजेंसी में जाएं तो जो लोग वहां आ रहे होते हैं वो हर बंदा ये चाहेगा कि पहले मुझे देखा जाए। उसको ये नहीं, उन्हें कभी आज तक मैंने कभी नहीं देखा कि किसी ने ये कहा होगा कि पहले जी इस मरीज को देख लें, ये ज्यादा तकलीफ है मुझे लगता है। वो कहेगा जी पहले मुझे देखें, बाकी सब छोड़ें। तो ये चीज़ें हैं जो हमें रवैये अपने तब्दील करने चाहिए। देखें, हम अपने हकूक़ की बात तो हमेशा करेंगे हर लेवल पे कि ये मैं, लेकिन कभी हमने अपने फ़राइज़ देखें? तो अवाम को भी चाहिए कि वो एक जो से कहते हैं ना ज़िम्मेदार शहरी होने का सबूत दें कि जिस वक्त वो अस्पताल के अंदर आएँ तो उनका रवैया ये होना चाहिए कि वहाँ पे कोई गंदगी ना फैलाएं। आप ये देखिए कि मुझे सबसे ज़्यादा तकलीफ पता क्या होती है, लोग चिप्स खाते हैं और चिप्स के बाद उसका जो कवर है या रैपर है वहीं फेंक देंगे। वहाँ पे हम डस्टबिन, या तो हमने डस्टबिन नहीं रखे, वहाँ डस्टबिन पड़े हुए हैं। पानी पिएंगे, पानी बाहर बहा देंगे। और सर ये जो दरिया शरियां बिछा के बाहर, एक जो पेशेंट एडमिट हमारा वहाँ पे होता है उसकी पूरी फैमिली जो है वो उसको लुक आफ्टर करने के लिए आ जाती है। जो हमारे विजिटिंग आवर्स हैं उसके अलावा भी सुबह 8 बजे से लेके शाम 8 बजे तक वो मौजूद होंगे, बाहर दिल्लियाँ लगा के वो खाना भी खाएंगे। मुझे समझ नहीं आती कि वो इतने फारिग लोग हैं कि किसी काम पे नहीं जाना आना, बच्चे स्कूल जा रहे हैं। और अगर आप रात के वक्त भाई अगर आप वहाँ आके देखें तो प्लीज़ वो एक बड़ा ऐसा नज़ारा होता है कि पूरे कॉरिडोर में लोगों ने वहाँ पे अपनी बिछा के सो रहे होते हैं और वो सारा जगह जो है ना हमारी वो ऑक्यूपाइड होती है। तो मेरा मतलब ये कि एक अटेंडेंट का हमने कहा है कि हर पेशेंट के साथ एक अटेंडेंट रहे, और ख़ास तौर पे जो पेशेंट जो हैं जो मोबाइल हैं जिनको अटेंडेंट की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है ना। कई ऐसे पेशेंट हैं जैसे हर्निया का ऑपरेशन करवाने के लिए कोई आया है, उसको अटेंडेंट की क्या ज़रूरत है? वो तो चले उसको ज़रूरत पड़ेगी जिससे उसका ऑपरेशन होगा, उससे एक दिन पहले जब वो दाखिल हुआ तब भी ज़रूरत नहीं है, ऑपरेशन के बाद तो वैसे भी उसको भेज देंगे। लेकिन जिस वक्त उसको ज़रूरत नहीं तब भी उसके 2 अटेंडेंट वहाँ मौजूद होंगे। तो इसकी वजह से हमें सिर्फ वो जो हमारे पास इस वक्त बेड्स जो हैं तकरीबन 1500 बेड है ना जी इसके अंदर एलाइड हॉस्पिटल में, हमने 1500 बेड को मैनेज नहीं करना, उनके साथ जो 4500 बाकी लोग हैं जो लवाहिकीन है हमने उनको ही मैनेज करना है। उनको पानी भी हमने मुहैया करना है, पीना का साफ पानी, फिर उनके लिए वॉशरूम्स का भी इंतजाम करना है।
फिर उनकी वो जो उन्होंने गंदगी फैलानी है उसको भी साफ कर रहे हैं. सो वी आर नॉट ओनली टेकिंग केयर ऑफ द पेशेंट हु इज एडमिटेड इन द वार्ड, वी आर ऑल्सो टेकिंग केयर ऑफ द रिलेटिव्स हु आर sitting outside or lying outside and using the facilities of the hospital. तो मेरी आवाम से दरख्वास्त होगी कि आप लोग एक तो जो मरीज दाखिल होते हैं उसके साथ एक अटेंडेंट रखिए, ड्यूटीज लगा दीजिए कि मॉर्निंग शिफ्ट ये है, इवनिंग शिफ्ट ये है, नाइट शिफ्ट ये है, ज़्यादा लोग ना करें. और जो हमारे हैं ना विजिटिंग आवर्स जो हमने वहाँ लिख के लगाए हैं उनको फॉलो करें, ताकि गैर ज़रूरी रश जो है हमारे कॉरिडोर्स में, वार्ड्स में ना हो, क्योंकि इससे होने से हमारी जो है ना फंक्शनैलिटी जो है वो बड़ी मुतासर होती है. राउंड्स के अंदर लोग अंदर पेशेंट मौजूद होते हैं, डॉक्टर सही तरह पेशेंट को देख नहीं सकता. और उसके अलावा सफाई का बहुत ख्याल रखें. फिर जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इसार और कुर्बानी, जो हमारा दीन जिसके ऊपर स्ट्रेस करता है. मैं अक्सर एक जगह कोट करता हूँ कि आपने भी पढ़ा होगा वाकया एक जंग का जिसके अंदर 3 लोग थे, जख्मी थे. एक बीबी उनको पानी पिलाने जाती है, पहले जख्मी को पानी पिलाती है, वो कहते हैं मुझे नहीं पिलाओ, वो दूसरे जख्मी को पिलाओ. वो उसको पानी पिलाने जाती है, वो कहते हैं मुझे नहीं पिलाओ, ये उसको पिलाओ जो अगला पेशेंट जख्मी है. वो उसको पिलाने जाती है तो वो उसकी वो शहीद हो चुका होता है. वापस आती है दूसरा भी शहीद हो चुका होता है, पहले वो भी शहीद हो जाता है. मतलब हर शहीद होने वाले जो जख्मी था उसने कहा मुझे नहीं, मेरे साथी को. तो ये हमारी रिवायात हैं दीन की. तो यहाँ क्या होता है, यहाँ पे कोई बंदा इसकी परवाह नहीं करता, वो कहता जी मुझे पहले देखा जाए. और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि यार जो ज़ईफ लोग होते हैं ना, ख़वातीन और ज़ईफ, इसमें तो हमारे यंगस्टर्स को चाहिए कि उन्हें कहें बहन आप, अम्मा जी आप आगे चले जाएं, चाचा जी आप आगे चले जाएं. नहीं होता भाई. ज़ईफ लोग बेचारे लाइन में लगे हुए हैं, पीछे खड़े हुए हैं, जवान आगे हैं. बल्कि सर वो ज़ईफ से फायदा उठाते हैं, वो लाइन में ज्यादा देर हमने सीनियर सिटीजन का काउंटर भी बनाया हुआ है, वहां पे ज़ईफों को हम प्रायोरिटी देने की कोशिश करते हैं. हम तो दे रहे हैं, लेकिन ये हमारा बस में आप जा रहे हैं, अगर एक ज़ईफ खड़ा है फौरन उठ जाएं, खातून खड़ी है उठ जाएं. क्या ये रवैये आपको नजर आते हैं? नहीं सर, बहुत कम. मुझे बताइए ना. तो जहां आप दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें सर्विस बड़ी अच्छी मिले, यही है ना कि वी वांट टू गेट बेस्ट सर्विसेज. यस, वी आर देयर टू गिव यू बेस्ट सर्विसेज. एट द सेम टाइम वी एक्सपेक्ट कि पब्लिक शुड ऑल्सो realize their duties and they should have a good behavior. देखिए छोटे मोटे जो अगर फर्ज करें आपको वहाँ पे अपसेट्स मिलते हैं, आपको लगता है कि डॉक्टर या वहाँ पे आपको अमले से तावन नहीं मिल रहा, तो बजाय इसके कि आप उसको वहाँ पे शाउट करें या लड़ाई करें, बड़ा आसान तरीका है, आप वहाँ पे डीएमएस के पास जाएं कि जी ये देखें मेरे साथ उन्होंने अच्छे तरीके से सलूक नहीं किया. बिल्कुल सर, बेहतर तो माशरे के लिए. हाँ, होता क्या है कि बजाय वो वहाँ पे कंसर्न्ड जो ऑफिसर है उसको जाके बताने कि यार ये मेरे साथ अच्छा इलाज नहीं हुआ, वो जाके खुद ही उसको मौके के ऊपर उनसे कन्फ्रंट करते हैं. जब वो कन्फ्रंट करते हैं तो दोनों का कन्फ्रंट करते हैं, फिर कानून हरकत में आता है, मामला खराब होते हैं. हमने हर बिल्कुल सर, आप ठीक कह रहे हैं, इन मामलात को हल करना चाहिए, फिर ही एक बेहतर माशरा है जो कि जन्म ले सकता है. थैंक यू वेरी मच सर आपका आने के लिए, बड़ा ज़बरदस्त सेशन रहा आपके साथ. थैंक यू वेरी मच वंस अगेन. तो इसी के साथ नाज़रीन आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान हन्नान बुखारी को दें इजाज़त, फिर होगी आपसे मुलाकात. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.